शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम, नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। आज मैं आप लोगों को ना जो हम परहेज के रूप में, पथ्य कल्पना के रूप में उष्णोदक का प्रयोग करते हैं उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। उष्णोदक जो रहता है मतलब गर्म पानी करना और वह पीने के लिए देना हर दवाई के साथ में या फिर हर व्याधि अवस्था में या स्वस्थ इंसान के लिए, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। तो उष्णोदक का मतलब ये होता है कि पानी को जब गर्म किया जाता है, और शारंगधर संहिता में उष्णोदक के बारे में ऐसा बताया है कि अष्टमेनांशा शेषेण चतुर्थे नार्धकेन वा अथवा कथने नैव सिद्ध मुष्णोदकम वदेत। मतलब जब पानी को बॉयल करके, सादा पानी को बॉयल करके एक अष्टमांश रखा जाता है, 1/8 भाग रखा जाता है या 1/4 भाग रखा जाता है या 1/2 भाग रखा जाता है, तब उसको हम उष्णोदक बोलते हैं। इससे अग्नि का जो तत्व रहता है वह चला जाता है और वह पचने में हल्का हो जाता है। तो शारंगधर संहिता में पानी का ही काढ़े को उष्णोदक बोला है। तो इसको आप 1/8 कर लीजिए मात्रा में या 1/4 कर लीजिए या हाफ मात्रा में कर लीजिए, तो ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और दूसरा, इन्होंने सुश्रुत संहिता में जो 45th चैप्टर है सूत्र स्थान का, उसमें जो पानी का क्वाथ है या उष्णोदक है उसके बारे में ऐसा बताया है कि यत् क्वाथमानम निर्वेगम निष्फेनम निर्मलम लघु चतुर्भागावशेषम तु तत्तोयम गुणवत् स्मृतम। मतलब जो क्वथित पानी है, पानी को क्वाथ की तरह उबाल दिया गया है जिसमें वेग रहित है, कोई वेग नहीं है, फेन नहीं है, मल रहित है, लघु है और 1/4 कर दिया गया है, उसको उष्णोदक बोला है। और वह सर्वश्रेष्ठ बताया है सुश्रुत संहिता के हिसाब से। सुश्रुताचार्य जी हैं, वह शल्य चिकित्सक हैं और उनके मतलब हीलिंग के पर्पज से उन्होंने ये जो बताया है आफ्टर सर्जरी, तो उनका यह कहना बहुत सही है। इसी तरह से जो परिशुद्ध जल है, मतलब जो गंदा पानी है, क्योंकि पहले के जमाने में झरनों से पानी लेते थे या नदियों से पानी लेते थे या तालाब से पानी लेते थे, तो उन्होंने कहा है कि यह पानी कभी ना ले। कौन सा पानी ना ले? तो न च पुरुषतम देहम देयम कदाचित वारी जानता अम्लीभूतम कफोत्क्लेदी न हितम तत्पिपासवे। मतलब कभी भी रात को उबाला हुआ पानी सुबह नहीं पीना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। कारण वह अम्लता युक्त हो जाता है और कफ का उत्क्लेश करता है। रात को उबाला हुआ पानी सुबह नहीं पीना है, दिन भर नहीं पीना है। सुबह का उबाला हुआ शाम तक पी सकते हैं, लेकिन रात का उबाला हुआ रात तक ही पीना है, ऐसा इन्होंने बताया। नहीं तो वो बासी पानी के उसमें आता है। और रात्रि जो रहता है वह ठंडी का टाइम रहता है, मतलब उस टाइम पे ठंडी रहती है, और वह रात को उबाल के सुबह पानी पिया या दिन भर पानी पिया तो उसको बासी पानी, परियुषित पानी बोला है सुश्रुत संहिता में। इसी तरह से शीतल जल और उष्ण जल का उन्होंने गुण धर्म बताया है सुश्रुत संहिता में, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। आयुर्वेद के चिकित्सक लोगों को यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से समझना चाहिए कि ठंडा पानी कब देना है, गर्म पानी कब देना है। तो ऐसा बता रहा है कि ठंडा पानी जो रहता है, लहादन स्तंभन शीतो मूर्छा तृण दाहजित उष्णस्तद विपरीत स्यात् पाचनस्य विशेषतः।
मतलब जो ठंडा पानी रहता है, जैसे मटके का पानी हो गया, झरने का पानी हो गया, या फ्रेश तालाब का पानी हो गया, तो ये मनुष्य को सुख कारक रहता है, स्तंभक रहता है। जैसे रक्त पित्त जैसी व्याधि है तो वहां से खून बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वहां पे स्तंभन कार्य करता है। मूर्छा में बहुत अच्छा काम करता है, तृष्णा में बहुत अच्छा काम करता है, तो मटके का पानी पी ले तो बहुत अच्छा रहेगा। स्वेद को दूर करता है, दाह को दूर करता है। और उष्ण जल जो रहता है वह पाचक रहता है, आम का पचन करता है। तो जहां पर जो व्याधि की अवस्था है या जो नॉर्मल अवस्था भी है, जहां पर जो जल की जरूरत है उस तरह का पानी का देने का जरूरत हमें, मतलब उस हिसाब से करना चाहिए। इसी तरह से कौन सा पानी पीना है कौन सा नहीं, इसके बारे में तो हर जगह तोय वर्ग में बताया ही है। लेकिन इन्होंने और बताया सुश्रुत संहिता में कि व्यापन्नस्य चाग्नि क्वथनम सूर्यातपनम प्रतापनम तप्यायः पिंड सिक्ता लोश्रानाम वा निर्वापनम प्रसादनम च कर्तव्यम नागचंप का उत्पल पाटला पुष्प प्रभृति चाधी वासन मिति। इसका मतलब यह है कि जो विकृत जल होता है उसको सूर्य के अग्नि में पकाएं या अग्नि में पकाएं, बॉईल कर दे। आरओ का भी पानी है तो वह अच्छे से मतलब गर्म हुआ पानी रहना चाहिए, और उसमें तप्त लौह या सिकता मतलब बालू के कण जहाँ पे गर्म है वहां वो वाला पानी पिए, या फिर पिंड का पानी पिए जहाँ पे मतलब गर्मी के वजह से वो पानी जो है वह थोड़ा सा बॉइल्ड हो गया हो। वैसा पानी जब पिएंगे तो वो शुद्ध पानी रहता है। और पानी को पीने के लिए सुगंधित करना जरूरी है, मतलब गंदा स्मेल वाला पानी नहीं पीना चाहिए। तो नागेश्वर, चंपक, कमल, पाटला आदि से सुगंधित करके ही पानी पीना चाहिए। और फ्रेश पानी, बहता हुआ पानी ही पीना चाहिए। बहुत दिन से रखा हुआ पानी पीने से हेपेटाइटिस बी के जैसे बहुत सारे कंडीशंस ऐसे दिखने को आते हैं। हेपेटाइटिस बी नहीं, हेपेटाइटिस सी, डी आगे का जो भी है ना हेपेटाइटिस, वो लीवर पे बहुत ज्यादा होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिन्होंने टैंक का पुराना पानी पी लिया, और बहुत पुराना पानी था, 1 महीना 2 महीना पुराना पानी था, उसमें कीड़े लगे थे, और वो पानी पीने के बाद उनको लीवर की पैथोलॉजी हो गई और सिरोसिस ऑफ लीवर, इस तरह का कंडीशन हो गया। तो पानी का बहुत ज्यादा महत्व रहता है। और मैं अभी ये पानी के बारे में क्यों बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी वर्षा ऋतु है, और वर्षा ऋतु में जो पानी आ रहे हैं आप लोग के पास, डैम से पानी आ रहे हैं, तो वो पानी पीना बहुत ही, मतलब कैसा पानी आप लोग पी रहे हैं उससे आप लोग का अग्नि और स्वास्थ्य इस पे बहुत सारा डिपेंड करता है, इसलिए उसको ध्यान में रखिए। इसी तरह से उष्णोदक के बारे में चरक संहिता में बताया है। श्लोक तो बहुत बड़ा है चरक विमान स्थान में, लेकिन इन्होंने बोला है कि मतलब जन पदोध्वंस में विकृत जल हो जाता है, तो इसलिए हमें पानी की रक्षा करनी बहुत जरूरी है। और ज्वर जो रहता है वो आमाशय से उत्पन्न होता है। आमाशय समुद्र विकारों के लिए दीपन पाचन वगैरह दवाइयों दे के तर्पण करके फिर गर्म पानी, उष्ण जल का ही प्रयोग करना चाहिए। उष्ण जल देने से वायु का अनुलोमन होता है, जाठराग्नि प्रदीप्त होता है, अन्न का पचन क्रिया अच्छा होता है, कफ का शोषण होता है, तृष्णा प्रशमन होता है। थोड़ा पानी भी पी लेंगे तो पानी तृष्णा प्रशमन हो जाता है। और उष्णोदक जो है, गर्म पानी कब नहीं देना है, तो पित्त ज्वर में नहीं देना है, दाह में, भ्रम में, रक्त पित्त में, प्रलाप है जहां पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, बीपी हाई है वहां पे गर्म पानी नहीं देना है, अतिसार हो रहा है, और कोई भी ऐसे कंडीशन जहां पे पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है वहां पे गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। मूर्छा रोग में, रक्त विकारों में, दाह में, विष रोग में, मदात्य में, मतलब शराब का नशा बहुत चढ़ा है और वहां पे आपने गर्म पानी दिया तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। श्रम में, भ्रम रोग में, वमन हो रहा है, तमक श्वास है, उन सब में ठंडा पानी नहीं देना है। मतलब कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है कि तमक श्वास में ठंडा पानी दे देंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। फिर उल्टी आ रही है और बहुत ज्यादा चिल्ड वाटर दे देंगे तो वो तकलीफ देगा। तो इस तरह से हमें समझना है कि पानी कब देना है कब नहीं देना है। और जब पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे चंदन से सिद्ध किया हुआ जब, और चंदन भी सुगंधित रहना चाहिए, बहुत ज्यादा तिक्त नहीं होना चाहिए। जैसे नीम का पानी दे दिया तो वॉमिटिंग हो जाएगा। इस तरह से अगर देंगे ना तो अग्नि दीपन करता है, आम का पचन करता है, ज्वर का नाश करता है, बलवर्धक है, रुचि उत्पन्न करता है, भोजन के लिए मतलब बहुत ज्यादा अभिलाषा उत्पन्न करता है, स्वेद कारक है। इसलिए पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। और जब आपके पास अभी पेशेंट आ रहे हैं तो उनका पानी पे मतलब पानी का भी एक पथ्य इस तरह से डिजाइन करके दीजिए तो आपका प्रैक्टिस और अच्छा सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। जी, एक बार देखिए आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या? एक बार प्लीज देखिए, हाँ हो पा रहे हैं।
अभी थोड़ा कोई केस शुरू करके करिए, बताइए कुछ केस। आप लोगों के पास कुछ ऐसे पेशेंट आए होंगे जो आप डिस्कस करना चाहते हैं सभी लोग के सामने, तो कृपया हमारे सामने बताइए। डॉक्टर रितिमा जी नमस्ते, प्रणाम आपको, कैसी हैं आप? डॉक्टर रितिमा जी कोई केस बताइए आपके पास अगर कोई आया होगा तो। डॉक्टर गीता कदम जी आप बताइए। डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर मोनिका जी कोई केसेस बताइए, आपके आसपास कोई दिखाई दे होंगे तो। भले आप ट्रीटमेंट ना भी दे रहे हो लेकिन कुछ केसेस देखे तो बता सकते हैं। डॉक्टर विकास जी हेलो। कुछ बताना चाहते हैं? जी सर। हाँ जी सर बताइए। एक सर एक केस आई थी मेरे पास, ये मुंबई से, कोई गौ माता नगर पता नहीं क्या ऐसे करके कुछ था। तो ये आप वीडियो अति। ऑन करके बात करिए ना सर, जी सर। मैं आपको ये बना देता हूँ, स्पॉटलाइट करता हूँ जी। नमस्ते सर। हाँ जी बताइए। वीडियो की आवश्यकता। सर ये अति स्थूल महिला थी, 40 वर्ष की। तो इनको जो है ये गर्दन पर जैसे बहुत ज्यादा फैट था, स्तन में बहुत ज्यादा भारीपन था, और ये जैसे हिप एरिया में होता है और कमर पर होता है। तो उनको बैठने में भी जैसे सफोकेशन जैसा हो रहा था। तो परेशानी इनको बहुत ज्यादा हो रही थी, और उसी के लिए आई थी। तो इनका जो मैंने देखा कि निकृष्ट जैसे पड़े रहना, कुछ काम न करना, पैदल चलना, ये व्यायाम ये सब कुछ नहीं था, और खाना पीना तो उल्टा सीधा था ही। तो उसके लिए मैंने इनको जो कहा, सबसे पहले कहा कि मतलब आधा घंटा कम से कम आप पैदल चलिए, और फैट फ्री डाइट के लिए सजेस्ट किया मैंने। और भोजन को कहा कि छोटा छोटे बाइट में रहे, खूब उसको चबा के खाइए, और पानी थोड़ा रुक के पीजिए, आधे घंटे बाद पीजिए। और औषधियों में मैंने इसको आरोग्यवर्धिनी 2 2 गोली है, सुबह सुबह शाम खाली खाने के पहले कहा लेने को। और मेदोहर गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, कुटकी चूड़, मेदोपाचक और महामंजिष्ठा एरिस्टे, इतना दिया मैंने। तो सर 20 दिन बाद उसका फोन आया था कि मतलब पूरी तरह से ये सफोकेशन वगैरह सही हो गया है, अभी तो मेडिसिन उसकी चली रही है। सर ये बहुत इसका बढ़िया मैंने किया था। जी। एक बार फिर से बता दीजिए तो सब लोग लिख लेंगे। मेडिसिन। हाँ क्या क्या सर दिए थे? सर ये आरोग्यवर्धनी वटी 2 गोली दिया था, सुबह शाम 2 2 गोली खाने के पहले। जी। मेदोहर गुग्गुल 1 वटी, कांचनार गुग्गुल 1 वटी, कुटकी चूड़, और मेदोपाचक जो क्वाथ द्रव्य दिया था मैंने, क्वाथ करके पीने के लिए। और महामंजिष्ठा अरिष्ट 15 15 ml सुबह शाम संभाग जल के सकता था। तो मुझसे उसको रिलीफ हो गया। साथ में उसके लिए फैट फ्री डाइट की भी सजेस्ट किया था, एक्सरसाइज वगैरह के लिए बताया था, वो सब ठीक है। 20 दिन बाद आई है, काफी कुछ रिलीफ है उसको। जी बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक बार फिर बता दीजिए सर, आरोग्यवर्धिनी वटी, मेदो और गुल, काचनार गुगुल और कुटकी चूड़। कुटकी चूर्ण कितना दिया? हाँ, और 2 2 ग्राम दिया था मैंने, ज्यादा हो जाता है 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे दिया जाता है, जितना भी सुबह शाम? और हाँ, सुबह शाम। और मेदोपाचक था, और ये महामंजिष्ठा अरिष्ट था। और सर एक और केस आया था उसके लिए, यूट्रस फाइब्राइड के लिए। हाँ बताते रहिए जी। सर यूट्रस हेलो। फाइब्राइड का था अभी तो। हाँ हेलो हाँ, बोलिए। सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने इस केस में ये महामंजिष्ठादि जो ऐड किया है, ये किस पर्पज से ऐड किया था? अब होता है जैसे भारीपन होता है, ये जो फैट ज्यादा होता है तो उसमें रिलीफ होता है उन लोगों को, कई लोगों को मैंने दे के देखा है, हल्कापन जैसा महसूस होता है इससे। ओके सर। हेलो, जी जी हेलो। मनोज अग्रवाल बोल रहे हैं। जी जी सर। जी सर। एक्चुअली महामंजिष्ठा का रोल यहाँ प्लेग नाशक है, स्रोत शोधक है। ओके ओके सर। हाँ हाँ, वही मैं सर पूछना चाह रही थी कि वो और ओबेसिटी पे कैसे कटकी काम का करता है। चूर्ण जो है ना, वो भी सूक्ष्म और विस्तृत स्रोत को ओपन करता है, चैनल को ओपन करता है। जी सर। हाँ ठीक है। स्थूलता में लाभ होता है, मैंने कई रोगियों में देखा है, स्थूलता में लाभ होता है उससे। तो सर मैं ये दूसरा केस बता रहा था, इसके लिए क्या था, यूट्रस फाइब्राइड था, जो कि बड़े साइज में था, 48x38 ऐसे करके था। तो इसको भी वही चीज था कि मतलब ये नॉन वेज वगैरह बहुत ज्यादा लेना है, और चिकनाई घी तेल बहुत ज्यादा खाना है, ये सब चीज तो था इसका। पहले मैंने मना किया इसके लिए, और कहा कि सुबह जो है उठ के तो कुछ पैदल चला करे, जल्दी उठे। और मेडिसिन में मैंने उसको ये चंद्रप्रभा वटी, कांचनार गुग्गुल, और कुटकी तो मैं देता हूँ साथ में। और ये ये नहीं, मांस पाचक,
मेदोपाचक और ये एलोवेरा का वो चूड़ करके उसका काला बोल नाम से जो आता है उसको दिया। और उसको मतलब 1 महीना मैंने दिया। उसके बाद उसको जैसे मेंस के टाइम पे बहुत दर्द होता था, परेशानी होती थी, वो सब कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कुछ है सब कुछ ठीक है। अभी तो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है। उसका भी मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराएं, फिर देखते हैं कैसा क्या होगा। मैं दोनों केस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपकी वजह से, आपकी देन से, आपसे सीखा है मैंने। ये सब केस पहले मैं डरता था लेने से, लेकिन अब आसानी से ठीक हो जा रहा है, सब देख रहा हूँ मैं। बढ़िया बताए सर आप, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। आपने मतलब सक्सेसफुली ठीक किया और कॉन्फिडेंस नहीं, लेवल अच्छा है, बहुत अभी बढ़िया। पूरे ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं, ठीक हो ठीक जाएंगे है, जिस हिसाब से रिजल्ट रिकवरी अच्छा है। आ रहा है ना, वही तो जी बढ़िया। इस तरह अच्छा आ रहा है। हाँ और ये जो फाइब्राइड वाली है, इसको सब लोगों ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था, बहुत निराश थी, जी, तो बहुत ही खुश है पेशेंट वो। बहुत बढ़िया। आप पूरा ठीक करने के बाद फिर बताइएगा। जी सर, बताऊंगा। ठीक है। प्रणाम सर। हाँ जी, प्रणाम, बताइए। जी, वैद्य रमन गर्ग जी सर से मुझे थोड़ा पूछना था सर, जो आपने अभी जो बोला एलुआ जो दे रहे हो आप मुसब्बर, जी वो कैसे दिया उनको? मतलब वो कड़वा ही इतना होता है, पाउडर के फॉर्म में कैसे यूज करते हो आप उसको? देखिए, मैं सब कुछ देता हूँ। मेरे पास जो टिपिकल केस आते हैं वो कड़वेपन की शिकायत नहीं करते, वो कहते हैं कुछ भी कीजिए, मुझे ठीक होना चाहिए, बस इतना होता है। तो देखिए, वो बहुत जरा सा होता है। जैसे एलोवेरा को मैंने वो सुखा लेता हूँ, उसके बाद उसको पाउडर बनाते, बहुत जरा सा आता है, ज्यादा नहीं होता है। हाँ नहीं, वो और ठीक है सर, वो कड़वेपन का मैं वैसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ उसको, लेकिन मुझे कैप्सूल में भी देना पड़ता है उसको हर बार। हाँ, अगर पेशेंट दिक्कत कर रहा है तो खाली कैप्सूल में भर सकते हाँ, हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा शायद कोई आपका कुछ डिफरेंट वे हो उसको यूज डिफरेंट करने नहीं का। है, जैसे कुछ आप शुगर के साथ या क्या क्या स्वाद वगैरह के साथ दे सकते हैं, खाली कैप्सूल में दे सकते हैं। वैसे मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। जी मेरे सर पास जो इसमें आते हैं वो तो कुमार यादव हर्ड युक्त बहुत अच्छा काम करता है सर। क्या अच्छा, इस कुमार मुसब्बर के यादव साथ। हर्ड युक्त जो कृष्ण गोपाल ओके गालेडा ओके, का आता है, जी जी वो जी। बहुत अच्छा काम करता है सर। नहीं, हेलो, बोल रहा हूँ कि मुसव्वर तो ऑलरेडी वो जो एलोवेरा का पल्प और चीनी देके बनता है, तो इतना कड़वापन क्यों रहेगा? नहीं जी सर, चीनी कहाँ डलती है उसमें? वो इतना तीक्ष्ण होता है वो तो, अगर अरे छोटा सर, रूम हो। मैं जो करता हूँ, एलोवेरा का पल्प जैसे ले लेते हैं, उसको छोटे पीस में काट के सुखा लीजिए, बहुत थोड़ा सा बनता है। 5 किलो बनाएंगे तो 50 ग्राम बनता है, बहुत कम बनता है, बहुत अल्प हाँ मात्रा जी हाँ में जी, देना होता बिल्कुल बिल्कुल सर, वही कह रहा हूँ मैं। है इतना। सर कह रहे हैं ना कि वो चीनी चीनी नहीं डलती सर उसमें। वो तो कंपनी वाले डाल देते होंगे ज्यादा बनाने के लिए, जैसे हम हाँ लोग बनाते वो हैं बहुत होगा। थोड़ा सा बनता है। वो मैंने काफी मैं तो इस्तेमाल किया है सर, वो इतना तीक्ष्ण रहता है कि अगर डिब्बा खोल दिया और दूर से भी आपका बिल्कुल गला जो है कड़वा हो जाएगा सूंघने मात्र नहीं से। तो पेशेंट अगर उसको बियर कर सकता है तो दे दीजिए, नहीं तो फिर खाली कैप्सूल का हाँ, ऑप्शन थोड़ी इतना है। इतना बढ़िया मतलब लेकिन कंसंट्रेशन रिजल्ट रहता है बहुत उसका। अच्छा आता है, कड़वा तो हाँ है जी हाँ लेकिन जी, रिजल्ट बहुत बिल्कुल अच्छा बिल्कुल आता है। बिल्कुल। जी। इसका गूदा निकालना है कि बाहर का निकालना होगा? अब मेन तो उसका केवल गूदा ही होता है, लेकिन बैठ केवल के गुदा गूदा केवल। निकालने में थोड़ा सा वो होता है। मैं तो पूरा ही काट के सुखा लेता हूँ, बहुत जरा सा अ- होता है, अच्छा, काम पूरा निकलता काट है। के सुखा दो, पीस तो करके। उसको हाँ धो के छोटा छोटा पीस काट लीजिए, फिर धूप में सुखा लीजिए, पूरा जब सूख जाएगा तो उसको पाउडर कर लीजिए मिक्सर में। ठीक है। कितने ग्राम लगभग देनी है इसको? अरे बहुत थोड़ा सा होता है। अब 5 किलो कह रहा हूँ मैं, 5 किलो आप बनाएंगे तो 50 ग्राम मुश्किल से तैयार होगा। ओ, सर तो बहुत मैंने तैयार किया है ना, वो गुद्दा से ही तैयार किया है केवल, उसका बाहर का छिलका नहीं लेते हम घृत कुमारी का। वैसे तो भी होता इसलिए है, ऐसे भी इसलिए होता हाँ, तो इसलिए शायद वो ज्यादा तीक्ष्ण रहता है। वो कई बार मैंने देखा एक्सपेरिमेंट करके, रूम में बैठे हो 2-3 पेशेंट बैठे हो, अगर डिब्बा खोल दो तो बोलते हैं कि ऐसा है। क्या कर हाँ दिया सर, जी, हमारा गला कड़वा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल कड़वापन आ जाता है, हाँ, इतना मतलब वो रहता है। लेकिन उसका रिजल्ट मजबूर करता है ऐसा हाँ करने जी, को। रिजल्ट शानदार, बाकमाल। मैं तो कंपनी पर निर्भर नहीं हूँ, अपना खुद ही बनाता हूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। एलोवेरा ये हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के ही काम आता है विशेष रूप से। देखिए, कई जगह इस्तेमाल होता है।
ये मैं तो इस्तेमाल करता हूँ, जैसे गांठ वगैरह है कहीं उस तरह में, उसमें इस्तेमाल कर लेता हूँ। बाकी ये जो जीबी स्टोन में भी इस्तेमाल उसका हो जाता है, कई जगह इस्तेमाल होता है, एक दो बात नहीं। जहाँ पर पित्त शामक होता है जी पित्त वाली जगह इस्तेमाल हो जाता है। सर, एलोवेरा का इस्तेमाल कशीश भस्म के साथ करना हो, मतलब पेशेंट के हिसाब से मैंने बहुत रिजल्ट लिए हैं। जिनको अनफर्टिलिटी के केस होते हैं ना, उनमें बड़ा शानदार रिजल्ट आता है इनका। रजत प्रवर्तनी वट्टी में भी एलोई हाँ जी, ये काम है प्रयोग तो होता सही है। सर, लेकिन उसमें क्या है ना, थोड़ा वो हींग वगैरह, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा उष्ण हो जाता है। अगर थोड़ा लंबा समय देना पड़ता है अनफर्टिलिटी केस में। सर इसमें जी, मैंने ये देखा है क्वांटिटी तो जैसे 500 mg रहती है, बट लेकिन उसके थोड़ा अगर लगा कंटिन्यू देने की वजह से ना, रज प्रवर्तनी बटी इतनी देर नहीं दे सकते हम। तो इसलिए वो अकेले में मुसब्बर या इलवा बोलते हैं, तो इसको इस्तेमाल बढ़िया होता है इसका। मैंने महसूस किया, जैसे मेंस जिनको कम आते हैं या जी जी जी। कम मात्रा में होते हैं, उसमें इसमें कार्डियम के साथ में दे दी जाए तो अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें रजत प्रवर्तनी में और भी जैसे बाल सुधा भी होती है, साथ में ये एलोई कंपाउंड भी होता है, एलोई भी होता रजत है। प्रवर्तनी में तो कई चीज है ना, इसको की बात करें इसके साथ देना अलग अलग चाहिए। पेशेंट के सर, पेशेंट के हिसाब से अलग अलग रह जाती है ना सब चीज, किसको क्या देना, किसको क्या। रजत प्रवर्तनी सबको नहीं दे सकते, और सीमित समय में ही हाँ जी, देना पड़ता है, बिल्कुल 2-3 दिन, बिल्कुल उससे ज्यादा तो बिल्कुल दिया जाए। क्षार बिल्कुल। होता है उसमें बहुत ज्यादा। इसको इसको मैंने पूरा कंटिन्यू 1 मंथ के लिए, मतलब साइकिल को छोड़ के बस दिया है। बिल्कुल बढ़िया रहा रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट रहे। अनफर्टिलिटी केस कुछ कारण समझ में नहीं आ रहे थे, उनमें बहुत केस ठीक हुए हैं। अब उसमें सिंपल जैसे है, मतलब ये अशोक मेंसेस ईश्वर कम कुमार हो सर, 100 मिनट सिंगल दे इसी दिए। को देना जी एलोवेरा जी का, जी। हाँ जी, सिंगल एलोवेरा सिंगल देना जब मेंसेस कम हो, कुछ मिलाना है इसके साथ। साथ में मैंने वो पेशेंट के हिसाब से थोड़ा करना पड़ सकता है ना जी। किसी को कशिश भस्म या कोई स्वर्णमाक्षिक या लौ भस्म या कुछ, वो स्थिति के हिसाब से देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ पेशेंट जो के भी। हिसाब से ऐसा कोई फार्मूला नहीं, सबको ही दे दिया हाँ जी, हाँ जाएगा, जी, बिल्कुल। जैसी स्थिति हो। बेसिक, हाँ बेसिक उसका जो हम चाहें तो वो मुसब्बर को रख सकते हैं कि उसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से। डोज भी उसके हिसाब से कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, किसी को 500 mg देते हैं, किसी को 1 ग्राम तक देते हैं। जैसे उसके साथ में कुमारियासो देते हैं तो उसमें भी वही होता है, एलोवेरा ही होता है, हाँ जी, हाँ उसकी वजह से जी। भी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। हाँ, वो अलग अलग है ना जी, किसी को शोकारिश देनी पड़ती है, किसी को कुछ। पेशेंट वाइज। कोई और आके बताना चाहता है क्या? डॉक्टर रवि सर, कुमार जी बोल रहे हैं कि रजत प्रवर्तनी वटी कितना दिन तक दे सकते हैं? तो सर उसको ना 5 दिन ही देना चाहिए, ज्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्षार रहता है। तो ज्यादा क्षार देंगे ना तो पित्त बढ़ता है, पित्त का प्रकोप होता है। कंटिन्यू तो ज्यादा दिन नहीं देना चाहिए, क्योंकि रजत प्रवर्तनी वटी का भी ओवरडोज से साइड इफेक्ट देखा गया है बहुत ज्यादा। 3 या 5 दिन काफी पर्याप्त रहता है रजत प्रवर्तनी वटी तो सर। जी, और वो भी अजवाइन और गुड़ के पानी के साथ में दी जाए ना तो। जी बराबर। ठीक है, वैद्य लक्ष्मी मौर्य जी, आपने हैंड रेज किया है, कृपया आप अपना अनम्यूट करके पूछेंगी प्रश्न। सर मुझे रसवती वाटी के बारे में ही पूछना है। जी सर कई केसेस आते हैं जैसे उन्हें रेगुलर मेंसेस नहीं हो रहा है, या 3-3 महीने हो गए कंटिन्यू नहीं आ रहा है, तो सर मैंने जैसे दिया है रिजल्ट भी मिल जाता है, मगर सर 10 डेज पे मिलता है, तो वहां पे मतलब क्या उसको आगे नुकसान भी करेगा रसवती वाटी? रजत प्रवर्तनी वटी के बारे में पूछ रही हैं आप? जी जी सर। उसका कंटेंट्स आप देखिए क्या क्या रहता है, उसमें सब क्षार रहता है। ये अच्छा जी सर। तो ना वो ज्यादा अभी आपके पेशेंट अगर कफ प्रकृति है तो दे सकते हैं, लेकिन उसको ऐसा रेकमेंड नहीं करना चाहिए कंटिन्यू ज्यादा दिन तक। तो सर फिर साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए फिर सर क्या? तो रजत प्रवर्तनी वटी दे के ही आप साइकिल को कंटिन्यू करेंगे क्या? आप नॉर्मल करिए ना, रस धातु अच्छा करिए, रक्त धातु अच्छा करिए। मतलब जैसे आप रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, ताप्य दिलाव दीजिए, नवायस लाव दीजिए, फल घृत खिलाइए, काश्मर्यादि घृत खिलाइए। मतलब प्राकृत करना है कि अभी क्या है, रजत प्रवर्तनी वटी स्टिमुलेट करता है, आदौ क्लेदयति पश्चात विशोषयति।
तो वो कुछ टाइम के लिए ही दवाई देने वाली दवाई है, कंटिन्यू नहीं देना चाहिए। जैसे कभी किसी का मेंसेस रेगुलर आ रहा है और अचानक बंद हो गया, 1 महीना नहीं आया, तब देना चाहिए। वो कंटिन्यू तो नहीं देना चाहिए। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जो 1-1 साल तक रजब प्रवर्तनी वटी दिया गया और उसके बाद में उनको मेनोपॉज के सिम्टम आ गए, पूरे मेंसेस ही बंद हो गए, वजाइनल ड्राइनेस आ गया, पूरा बंद ही हो गया, पूरा साइड इफेक्ट इतना ज्यादा हुआ और पूरे बॉडी में स्किन खराब हो गया, मतलब रैशेस आ गए पूरे। ये रजब प्रवर्तनी वटी के साइड इफेक्ट होते हैं। इस पर डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी ने रिसर्च भी किया होगा। डॉक्टर अंजना मैडम जी, आप कुछ बताएंगी इस बात पे, रजब प्रवर्तनी वटी का साइड इफेक्ट ओवरडोज? नमस्कार, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्कार सर। सर आपकी बात सही है, क्योंकि इसको ये क्षार, इसका जो वो है साइड इफेक्ट कुछ ज्यादा ही है, और इसका जो कंपोनेंट है, कंटेंट जो इसमें बने हुए हैं, तो काशीश है, क्षार है, तो हम इसको जैसे विद इन 5 to 7 डेज ही देते हैं। 5 to 7 डेज के बाद ही हम लोग को जो है रिजल्ट मिलने लगते हैं, तो हम उसके बाद उसको नहीं देते हैं। इसको कुमारी आशा वगैरह के साथ देंगे तो थोड़ा सा जो उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से ओवरकम हो जाते हैं। तो विद इन 6-7 डेज या विद इन वीक को कुमारी आशा के साथ देके फिर हम इसको विड्रॉ करा देते, बंद करा देते, तो पेशेंट में उस तरह के सिम्टम्स नहीं आते हैं। क्योंकि अगर फिर का पेशेंट है तो फिर 3 दिन ही दे पाते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में जो है फिर उसकी जो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है पेशेंट को। तो इस अंदर ही अगर कफ प्रकृति है और लग रहा है कि उसमें जो है कफ दोष ज्यादा कुपित हुआ है तो 7 डेज तक दे सकते, लेकिन फिर भी हम इसमें कुमारी आशा जरूर देते हैं। मैम नष्ट पुष्पान तक दे सकते हैं क्या उस जगह पे? हाँ, ऐसे तो मैडम बहुत सारी मेडिसिन हैं। इंडिकेशन तो हम तभी करते हैं जब आप पहले डायग्नोसिस मतलब उसकी करना चाहिए, संप्राप्ति पे चाहिए, दोष से समुच्चय जैसे पे कि अभी पीसीओडी के पेशेंट आते हैं, उनको 3-3 महीने तक होते नहीं, तो पीसीओडी में भी किस तरह का है, एक पीसीओडी होता है लिम्फिन होता है, एक पीसीओडी होता है जरा ओबेस होता है। पहले तो इसको इसमें इन दोनों का डिमार्केशन जरूरी है ना, कि किस तरह का पीसीओडी इसमें का कब पेशेंट। नष्ट पुष्पान तक यूज करना है और कब ये रजब प्रवर्तनी, ये कैसे हम सोच? जैसे बताया गया कि ऐसा नहीं है कि कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो केवल एक कंप्लेन लेके आते हैं कि मैडम हमारी मेंसेस लगातार आ रही थी और अभी हमारी मेंसेस 1 हफ्ता 10 दिन नहीं आ रही है, और हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया तो वो भी निगेटिव आया, ठीक है मैम। और हमने उसकी प्रकृति देखी और हमें लगा कि पेशेंट जो है वो तो हार्मोनल डिसबैलेंस में है। तो ऐसे केसेस में हम लोग थोड़ा सा बदली बटी जो है कुमारी आशा के साथ में, जैसे सर ने बताया अजवाइन और गुड़ के साथ में अगर कफ उसमें है तो दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास केसेस पीसीओडी का है और हमने उसको डायग्नोज किया हुआ है कि पेशेंट, तो इसमें हमको प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट चलाना है। तो जैसे सर ने अभी बात बताई कि हमने इसमें पूरा दीपन, पाचन, शोधन और फिर रस रक्त मतलब जो है पाचक चिकित्सा करना ही पड़ेगा। तो हमें रस धातु पे, रक्त धातु पे, क्योंकि फिर वही बात है कि जो हम अक्सर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि हमें ओवम बनाना है या हमें ओव्यूलेशन को जो है वो फॉलिकल को हमें स्ट्रेंथ देना है, फॉलिकल मैच्योरेशन पे हमें ध्यान मतलब कंसंट्रेट करना है, तो फिर हमें दोषों पे जो है कंसंट्रेट करना पड़ेगा और प्रकृति पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसके आहार विहार लाइफ स्टाइल पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमको चिकित्सा व्यवस्था को देखना पड़ेगा। जैसे अभी सिंपल सी बात हो रही थी कि यहाँ पे एलोवेरा बहुत अच्छी ड्रग है और एलोवेरा कई रूप में दी जा सकती है। अगर जैसे हमारे पास एक अभी इनफर्टिलिटी का पेशेंट था, पीसीओडी का था, तो उसमें रौप्य भस्म, पद्मक और शतावरी ऐसे कॉम्बिनेशन में दिया था। बाकी सब ऐसे अपने ये दिए थे ट्रीटमेंट, चित्रकारी वटी 14 डे वगैरह और पुष्पधनवा रस। तो उसका 3 साइकिल तक ओव्यूलेशन 14 डे हो गया। ये रौप्य भस्म अभी नष्ट पुष्पान तक रस में है, तो ये ज्यादा काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है ओव्यूलेशन में। आपका बात सब सही है, आपका बात सब सही है। एक पेशेंट को रिजल्ट है, इसका मतलब ऐसा विधान नहीं है कि सबको रजब प्रवर्तनी वटी। नहीं, रजब प्रवर्तनी नहीं सर, नष्ट पुष्पान तक में रौप्य भस्म है ना। हाँ, आपका बात सही है। तो उससे ओव्यूलेशन में अच्छे से ओव्यूलेशन करेगा वो। नष्ट पुष्पान तक रस, रजब प्रवर्तनी की जगह पे नष्ट पुष्पान तक अगर हम यूज करते हैं। अभी देखिए, वमन चिकित्सा अच्छी चिकित्सा है, तो आप क्या रोज वमन कराएंगे क्या?
नहीं नहीं कराएंगे? सर, ऐसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, तो वैसे ही रजा प्रवर्तनी वटी डेली देने वाली दवाई नहीं है। नहीं, रजप्रवर्तिनी का नहीं बोल रही मैं, उसके हाँ हाँ, वो रिप्लेसमेंट मैं में बता, बता रही हूँ कि मतलब अलग गर्भाशय का अलग चीज। पोषण आरोग्य भस्म करेगा ना, हाँ तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा रजप्रवर्तिनी की जगह पे बराबर। नष्ट पुष्पांतक अगर यूज करते हैं तो। जी, आपका बात सही है। हेलो। हाँ सर, बताइए। प्रणाम सर, हाँ, कैसे हैं? त्यागी नमस्कार सर? डॉक्टर। बस बढ़िया सर, अच्छे हैं। जी सर बस। रजत प्रवर्तनी का जैसे डोज है ना 250, लगभग 2 रत्ती की गोली आती है इसकी, जी और उसको 2 समय प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको रजत प्रवर्तनी लंबे समय तक चलानी है तो इसकी मात्रा कम करके इसके साथ में फिर और औषधियां मिलानी पड़ती हैं, जैसे यष्टि मधु है। पीसीओएस के केस की मैं बात कर रहा हूँ। जी पीसीओएस में जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में, तो उसमें निर्गुंडी है, गोक्षूर, यष्टि मधु, दालचीनी, शतावरी, अशोका, केसर और रजत प्रवर्तनी वटी। रजत प्रवर्तनी वटी यहाँ पर हम 100 मिलीग्राम की मात्रा में रखेंगे, तो आप रेगुलर 2 से 3 महीने दे सकते हो पेशेंट। जी एक अपना असर हम देते हैं इसको, तो रिजल्ट मिलते हैं अच्छे। जी। बाकी चीजें और भी देखते हैं, लाक्षणिक चिकित्सा भी, स्थूल का है, रोगी है तो उसके लिए अलग देते हैं, वहाँ अवतर्पण चिकित्सा भी करते हैं साथ, जी वो सारी चिकित्सा करते हैं। तो उससे उनके पीरियड भी रेगुलर हो जाते हैं, पेनफुल मेंसेस भी कम हो जाते हैं, और हार्मोन भी ठीक होते हैं। इसमें दालचीनी जो है ये अच्छा काम करती है, तो शतावरी आप है, शारीरता का कम करने के लिए कुछ अलग मेडिसिन दे देते हैं? देना पड़ेगा। यष्टि शारीरता मधु का। साथ में रहेगा ना। जी हाँ जी, ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते ठीक है। जी हैं जी। डॉक्टर सुनील पुंडे जी, आपने हैंड रेज किया है, कृपया बताएंगे कुछ? प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं सर? सर आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है अभी? मैं ठीक हूँ। आज सुबह में आया था पढ़ाने के लिए अष्टांग जी हृदय, लेकिन मेरे को इतना तेज फीवर चढ़ गया कि मैं सुबह का सेशन में मिस हो गया मेरा। जी 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 सर, थोड़ा सा ध्यान रखिए सर आप। हाँ जी बताइए। सर मैंने आमुआत का केस आपको बताया था पहले। हाँ वो 40 ईयर की फीमेल्स थी और उसका यानी 10 ईयर से उसको आमुआत की शिकायत है, और लगभग 1.5 ईयर से बेड पर है पेशेंट, और उसके आल जॉइंट में स्टिफनेस है। तो मैंने एक्चुअली उसको स्नेहन करके मैं उसको रुक्ष श्वेत दे रहा हूँ, और पेशेंट को अभी योगराज गुग्गुल और त्रयोदशाम गुग्गुल और एक स्वर्ण गुग्गुल जो डाबर का आता है वो दे रहा हूँ। और उसको हेयर फॉल हो रहे थे अभी, तो उसको मैंने लाक्षादी गुग्गुल स्टार्ट किया है, और थोड़ा सा स्ट्रेस में है तो मैंने उसको ब्राह्मी घृत स्टार्ट किया है। और साथ में उसका हीमोग्लोबिन 10 था तो मैंने अभी उसको ताप्यादी लो प्रारंभ किया है। तो अभी सर पेशेंट के जो स्टिफनेस है, जैसे मैं अभी उसको लगभग 15 से 20 दिन से रुक्ष श्वेत और स्नेहन कर रहा हूँ, तो स्टिफनेस काफी कम हो गई, उसकी मूवमेंट वगैरह भी आने लगी। पहले वो मुठ्ठियां नहीं बांध पाती थी, अभी करने लगी है। सर मगर अभी एक समस्या ये आ रही है कि उसको थोड़ा वीकनेस फील हो रही है, और दूसरा ये कि उसको मसल वास्टिंग लग रहा है, यानी उसकी जो काफ मसल्स वगैरह भी है वो थोड़ी सी झूल रही है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे? उसके लिए आपको क्या करना होगा, दीपन पाचन करके अग्नि थोड़ा अच्छा हो जाएगा ना, तो जी स्वर्ण मालिनी वसंत और अश्वगंधा लेहम, जी अश्वगंधा जी। ये देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और सर उसे डाइट में क्या रखना चाहिए? अभी जैसे मैं उसको जो चावल का मार्ड है वो दे रहे थे, और हाँ दूसरा उसको मूंग दाल का यूज दे रहे थे, और मैंने उनको ज्वार की रोटी और हाँ वो लहसुन की चटनी स्टार्ट रखी थी, यानी अभी 20 दिन से उसको ये चल रहा है कंटिन्यू। तो अच्छा है ना, सही है ना। तो सर उसको डाइट तो यानी भूख वगैरह ठीक लग रही है, पर वो बोल रही कि मुझे खाने में आप कुछ चेंज कीजिएगा। चेंज करके क्या खाएंगी वो? तो वो कुछ यानी सब्जियां और एक्स्ट्रा कुछ दाल वगैरह खाना चाह पत्ते रही है। वाली सब्जियां तो अभी मत दीजिए, वर्षा ऋतु है तो वायु का प्रकोप होगा। तो जी जी। आप जैसे दूसरी सब्जियां, लौकी, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, ये सब दे दीजिए, लेकिन पत्ते वाली सब्जियां मत दीजिए। सर सर भिंडी मैं नुकसान उसको नहीं करेगी? गिलकी भिंडी लौकी। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन कभी तो भिंडी खा सकती है ना। जी जी जी। आप इसमें सर सहजन, परवल, करेला, जी हाँ जी। मारी, सेंधा, शुंठी, अदरक, अजवाइन, ये सौंफ, जी जी। गोदो, ये इन सब का प्रयोग कराइए।
सर करेला खिला सकते हैं उसको? बिल्कुल करेला खिला तो सकते बहुत अच्छा काम करेगा, तिक्त रस है ना, तो आम का पचन करता है। जी जी। सर अभी सर ने रोटी जो कहा लहसुन की चटनी के साथ, वो बाजरे की दे रहे हैं या ज्वार की? सर वो दोनों लेती है, जैसे कभी ज्वार की ले लेती है, कभी बाजरे की लेती है। बाजरा का ज्यादा फायदा करेगा। सर ज्वार रुक्षता नहीं करेगा ज्यादा? रुक्षता करे ना, उसमें क्या है, उनको हमें रुक्षण चिकित्सा ही देना है, आम बात है ना, तो उसमें तो चाहिए हमें ऐसे। सर अरविंद सर, तो सर उसमें वात को नहीं बढ़ाता वो? अरविंद सर एक मिनट पहले रुकिए, बहुत सारे लोगों का आवाज आ रहा है, घर का आवाज आ रहा है। हाँ सर एक हेलो। हाँ सर बताइए। मेरा प्रश्न इसमें ये है, अब ये जो इनका आमवात का रोगी है, अब ये स्टेज मेरे को ये लगता है कि अब इसमें वात ज्यादा बढ़ा हुआ है इस स्टेज पर। अच्छा क्योंकि क्रॉनिक जीर्ण काय हो गया है, वो नवीन तो है नहीं वो जी। तो उसका नित्य प्रति जो आम बनेगा उसके लिए 7 चिकित्सा करें, साथ में वायु प्रधान समझ के अब चिकित्सा करें इसकी, तो रोगी को और जल्दी लाभ मिलेगा, मतलब मेरे हिसाब से। बाजरी का रोटी खाते उसमें थोड़ा सा घी डाल के खाएं, गरम गरम घी डाल के खाएं। हाँ जी, गौघृत लें साथ सर अग्नि के हिसाब से। इंक्लूड रखा ही है, यानी डाइट में उसके घी है एक्स्ट्रा, उसको खिलाने के साथ में खाने में घी इंक्लूड है उसकी। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने ऐसा किया है, आगे बताइएगा। आपके पास आम मातारी रस अगर होगा तो वो दे दीजिए, क्रव्याद रस होगा तो दे दीजिए। जी सर जी। सर लहसुन आदि वटी स्टार्ट किया है उसको अभी। बहुत बढ़िया। और गूगल और में सर अगर आशा वरिष्ठ अगर दे पाए तो सर महाराष्ट्र का भी स्वाद दे रहा था मैं उनको साथ में। हाँ जी ठीक है, आप जो चिकित्सा कर रहे हैं वही करिए, कोई गलत नहीं है, आपका सही है, आप कर आगे बढ़िए, फिर बताइएगा। गूगल ज्यादा नहीं दे रहे हैं, लाक्षादी गूगल भी दे रहे हैं, योगराज गूगल भी दे रहे हैं, और एक त्रियोशांग गूगल भी दे रहे हैं। तो गूगल चॉइस ऑफ ड्रग एक रखे ना, योगराज गूगल ज्यादा अच्छा काम करेगा। योगराज गूगल और सिंहनाथ गूगल अच्छा रहेगा। जी जी सर। सर फिर उसको हेयर फॉल के लिए क्या देना चाहिए मुझे? हेयर फॉल के लिए तो कितना सारा तेल है, अपना नीली भृंग्यादि तेल आता है मार्केट में, महाभृंगराज तेल आता है, केश कुंतल तेल आता है। बालों के लिए तो ब्राह्मी ये डाबर का ब्राह्मी आंवला केश तेल कितना बढ़िया आता है। सर ओरली में उसके लिए कुछ नहीं दे फिर? सर ओरली में प्रवाल पंचामृत गुलकंद के साथ दे दीजिए। और केश की दवाइयां जैसे ब्राह्मी हो गया, वय स्थापन गण की दवाइयां जो है ना, जैसे ब्राह्मी हो गया, गुरुचि हो गया, फिर शतावरी हो गया, ब्राह्मी हो गया, पुनर्नवा हो गया, ये सब बालों को अच्छा करता है। जी सर। डॉक्टर सीमा जी कुछ बोलना चाहती है बार बार, लेकिन रुक जा रही है। वैद्य सीमा जी। सॉरी सर, गलती से सर। कल आप स्वर्ण प्राशन बना रही हैं कि नहीं बना रही हैं, पहले ये बताइए। जी सर, बना रही हूँ सर। तो आप अपना फोटो भेजिए ना ग्रुप में, सितंबर हाँ वाले सर, तो फ्लायर बन मुझे जाएगा ऐसा ना। लग रहा था कि संडे को है, लेकिन अभी पता लगा कुछ नक्षत्र कल है। तो कल ही बना देंगे ना स्वर्ण प्राशन। हाँ हाँ सर, कल ही बनाऊंगी। और त्यागी सर, कल हवन होगा क्या आपके इधर? कल नहीं हो पाएगा प्लीज, कल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, आपकी जैसी मर्जी। तो सीमा जी आप कल अपना मर्जी नहीं, आपका आदेश का पालन होगा, लेकिन बड़ी अभी लेट मुझे भी है सर, और मेरे कल के व्यस्त प्रोग्राम है सर सुबह से। कोई बात नहीं जी हाँ, जब भक्ति हो तब पूजा करना चाहिए। तो सीमा जी आप आ रही हैं, और कौन आ रहे हैं स्वर्ण प्राशन में कल? स्वर्ण प्राशन कौन कौन बनाएगा? 2 बार तो सक्सेसफुल हुआ है अभी तक। डॉक्टर श्रुति निगम मैडम कहाँ गई? डॉक्टर लवकुश जी कहाँ गए? उनके बिना कैसे होगा स्वर्ण प्राशन? डॉक्टर प्रतिभा जी आप बनाएंगी क्या? हाँ सर, मैं बनाऊंगी सर। आप बनाएंगी तो अपना फोटो भेज दीजिए, ये सितंबर वाला ग्रुप में अपना फोटो और डेजिग्नेशन भेज दीजिए। हाँ सर। एडवर्टाइजमेंट। हाँ ओके सर, ओके। और कौन बनाने वाला है? मोनिका जी आप बनाएंगी क्या स्वर्ण प्राशन कल? नहीं सर। आप कभी नहीं बनाती हैं दवाई? सर मेरा वर्किंग है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। वर्किंग है और वंदना मैम बनाने वाली। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी का फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप में, डेजिग्नेशन और फोटो। और कौन बनाएगा? 3 लोग हो गए।
डॉक्टर गगन अग्रवाल जी आप बनाएंगे? कौन और बनाना चाहते हैं स्वर्ण प्राशन? डॉक्टर गीता कदम जी आप बनाएंगी क्या? शायद नहीं बोल रही हैं। डॉक्टर प्रीति जी आप बनाएंगी? कुछ नहीं। बस 3 लोग बनाएंगे। डॉक्टर विकास कुमार जी आप बनाएंगे क्या कल स्वर्ण प्राशन? सर नहीं बोल रहे हैं, कोई मतलब आंसर नहीं दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर। सर मैं भी बनाऊंगी। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी आप अपना फोटो और डेजिग्नेशन ना ग्रुप में डालिए सितंबर वाला में, या मेरे को भेज दीजिए, मैं फ्लायर बनवा के प्रिंट करवा देता हूँ सर से बोल के। ठीक है, 4 लोग बना रहे हैं। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी आप बना रही हैं क्या? सर मैंने पेशेंट को दे दिया है अभी जी बना के, क्योंकि मैं उस पे नहीं आ पाऊंगी सर, पोर्टल पे नहीं आ पाऊंगी सर। ठीक है ठीक है। सर बनाया है तो पेशेंट को अभी डिस्पैच कर दिया है, कल कोई उसको सुबह लेना होगा सर, इसलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी को बनाना है तो आप फोटो भेजिए, जो लोग सितंबर ग्रुप में नहीं है वो मुझे मेरे पे भेजिए, मैं वो उसका फ्लायर बनवा दूंगा। ठीक है, आप लोग का नाम और डेजिग्नेशन, आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करते हैं, क्या डिग्री है, थोड़ा अपने बारे में बताइए 2 लाइन में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंजू जी आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बताएंगी? जी जी प्रणाम सर। सर अभी एमेनोरिया के केस पे डिस्कशन हो रहा था, तो मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। हाँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, 16 साल की उसकी एज थी। उसकी मैंने पूरी हिस्ट्री ली। तो उसमें जैसे सारा दिन वो बैठी रहती थी लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन क्लासेस, सुबह नहीं जल्दी उठना, कॉन्स्टिपेशन रहती थी उसको। तो मैंने अपान वायु की दृष्टि देखकर उसको पहले 1 हफ्ता, उसको 3 महीने से पीरियड्स नहीं आए थे, 1 हफ्ता पहले आरोग्य वर्धिनी चलाई। उसके बाद मैंने 3 दिन उसको एरंड तेल और मात्रा बस्ती दिए। उसके 3 दिन बाद ही उसको पीरियड्स आ गए। मीन्स इस पे मैंने हेतु पे कार्य किया सारा, इसीलिए मुझे लगा कि हाँ ये थोड़ा डिस्कशन योग्य है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए, आप बोलिए, पूरा करिए। हाँ जी सर, अभी उसके बाद उसका मैंने अभी अल्ट्रासाउंड करवाया, तो फिर उसको वैसे बल्कि ओवरीज आई है, अभी उसका ट्रीटमेंट शुरू करूंगी अभी। अरविंद सर कहाँ गए? जी मैं मीन्स इधर मेरे, ही हूँ। हाँ हाँ मैं जी। इधर ही हूँ, मेरे पेशेंट भी आ रहे हैं। तो इसमें डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी आपने केस सुना क्या? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैडम जी। जी सर सुना मैंने, बहुत अच्छा केस था, मैडम ने बहुत अच्छे से बताया। और हाँ एक्चुअली उन्होंने एरंड एरंड तेल की जो उन्होंने बस्ती दी, एरंड तेल की बस्ती एक टाइम सबसे पहले दीपन पाचन किया आरोग्य वर्धिनी बत्ती से, तो बहुत हाँ अच्छा कार्य हुआ। उन्होंने जितना भी वो मल रूप में और कोष्ठ कहते हैं ना कि मल और उसका किट और सार का भी विभाजन अच्छे से हुआ, तरह रस धातु का भी बहुत अच्छे से कार्य हुआ। और उसके बाद जो एरंड बस्ती दी गई वो उसने अपना कार्य वायु का अनुलोमन किया, और अपान वायु को जब उसने अनुलोमित किया तो वो आ गया। तो बहुत अच्छा, मैडम को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत अच्छे से कार्य किया मैडम ने इसका। और ऐसा जनरली जो सिंपल जो संप्राप्ति होती है, जिसमें विशेष संप्राप्ति नहीं होती है, एक सामान्य संप्राप्ति में हमें इस तरह का जो है रिजल्ट देखने को मिल रहा है। समटाइम्स हम पेशेंट अगर वस्ती नहीं ले पाता है, तो अगर हम उसको शुंठी युक्त एरंड तेल भी देते हैं तो भी मैडम इस तरह की हम लोग को पेशेंट को रेस्पॉन्स मिलता है। और अगर हमें दीपन पाचन और वायु के अनुलोमन पे काम करना है तो हमें ये ऐसे केसेस मिलते हैं, या जैसे हम अक्सर बताते हैं कि हम काले तिल वाला क्वाथ यूज करते हैं, थोड़ा तिकट्टू यूज करते हैं, थोड़ा हींग यूज करते हैं। तो ये सारे जो वो हैं आर्तव जनन और वायु अनुलोमन, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा यकृत पर कार्य करने वाली औषधियाँ, पित्त पे कार्य करने वाली औषधियों पर हम साथ में जैसे चलते हैं, तो हमारी विषय संप्राप्ति विघटन होती है और हमारा हमको रिजल्ट मिलता है। तो बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव शेयर किया, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा मिल रहा है हम लोग को। और अब जो हम लोग जॉल बिल्डिंग के लिए हार्मोन्स वगैरह को यूज करते थे, और उसकी मात्रा एकदम ना के बराबर हो गई है, उसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं। नहीं मेरे और पास बताइए एक कुछ।
मेरे पास एक पेशेंट आई है, तो उनका केस टेकिंग करेंगे आप लोग? तुम्हें सांगू शकता है? इनको एक छोटी हो जाएगा सर। हैवी मेंसेस आ रहे हैं जो बंद नहीं हो रहे हैं, तो मैं इनका केस आप लोग के सामने प्रेजेंट कराना चाहता हूँ। ठीक है सर। हिंदी मध्ये सांगायचं. सांग तुला काय सांगायचं. मास्क घे खाली, मास्क घे खाली. और कधीपासून होतं काय करायचं सांग मला. ओके. हाँ, क्या क्या तकलीफ हो रहा है बताइए. एक्चुअली मुझे पीरियड्स आ रहा है, 1 मंथ हो गया. बंद नहीं हो. हिंदी में, हिंदी में बंद हो ही नहीं रहा है. कंटिन्यू इनको मेंसेस आ रहे हैं. ये फर्स्ट टाइम मेरे पास आई है इस प्रॉब्लम के लिए, तो इनका मेंसेस बंद ही नहीं हो रहा है. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. मैं तो अभी दवाई दे दूंगा तो ठीक हो जाएंगे. डॉक्टर आप मैरिड हो? जी आप मैरिड हो? मैरिड हेलो, आपका नाम क्या है? विभूति. हेलो, आपका नाम क्या है? पहले अपना नाम बताइए जी. मेरा नाम विभूति तोटे है. आपका नाम जी? मेरा आवाज नहीं आ नाम रही, थोड़ा जोर से बोलिए. जोर से बोलो. जोर से बोलिए. मेरा नाम विभूति टोटे है. क्या पढ़ाई करते हो आप? स्टडी कर रहे हो ना? क्या स्टडी कर रहे हो? CBSE 8th स्टैंडर्ड. अच्छा अच्छा, CBSE 8th स्टैंडर्ड. ये प्रॉब्लम आपको कब से शुरू हुई? 1 मंथ से या इससे पहले भी थी? पहले से है. कब से, कितना पहले से है? बीच में बंद था. 3-4 महीने नहीं आया था मुझे, और उसके बाद 1 मंथ कंटिन्यू. अच्छा, तो आपको सबसे पहली बार कब आया था, आपको याद है? एज पूछे डॉक्टर. आपको जब सबसे पहली बार आया था, कितने दिन पहले, कितने साल पहले आया था? तब आपकी उम्र कितनी रही होगी? अभी कितनी एज है आपकी? हिंदी में मुझे बोलना तू. हेलो मैम. बस हाँ, मैं उसकी दादी हूँ. मैं क्या बोल रही हूँ उसको 11 खत्म होके 12वां चालू हो गया ना, तो उसको पीरियड आने लगा और रेगुलर बराबर था. फिर बीच में गैप हो गया, नहीं आने लगा. अच्छा. और फिर आया तो 11 से. अच्छा मैडम, अच्छा हाँ, जब आया था तो लगातार कितने साल लगातार आया? कितनी बार लगातार आया? एक साल लगातार आया? 12 बार? 14 साल उसको रनिंग चालू है. अच्छा अच्छा. तो ये बता रही है ना कि इसको पहले भी इस तरह से प्रॉब्लम हुई थी, ज्यादा महीना आ रहा था, ये कितनी बार ऐसा इसको हो चुका है? ऐसा आता था और थोड़ा 15-20 दिन रुकता था, फिर अपने आप बंद हो जाता था. अच्छा. नहीं रुक इसका रहा पहले है. से कुछ वजन बढ़ा है क्या? 12 साल में कितना वजन था और अभी कितना वजन है? वजन नहीं देखा. अच्छा. इसको खाने में क्या पसंद है? खाना क्या खाती है ये? सब्जी रोटी. क्या खाना ज्यादा अच्छा लगता है आपको? फास्ट फूड खाते हो ज्यादा बेटा? मैडम फास्ट फूड तो नहीं खाते. सब्जी रोटी, दाल चावल बनते हैं वही खा लेते हैं हम लोग. और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ तो नहीं पीती ज्यादा ना? कुछ भी नहीं. एक्सरसाइज वगैरह कुछ एक्सरसाइज करती हो बेटा? नहीं करती है, ये बात है. अच्छा. और बहुत ज्यादा उस पे मोबाइल पे या बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे रहते हो? मोबाइल पे कहाँ रहता है ना. अभी तो 1.5 साल हो गए चालू है ना इनका ऑनलाइन क्लास चालू है, तो क्या करेंगे वो भी बच्चे. हाँ, तो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है. चावल ज्यादा पसंद है कि रोटी ज्यादा पसंद है? दोपहर में थोड़ा चावल खा लेती है और रात को रोटी खा लेती है, बस उसके बाद कुछ नहीं. अच्छा. तो खाने में कुछ मीठा ज्यादा लेती है कि थोड़ा मिर्च मसाला ज्यादा लेती है? नहीं, मिर्च मसाला कम, एकदम कम. अच्छा, मीठा ज्यादा लेती है? मीठा भी ज्यादा नहीं है. अच्छा.
ठीक है, बस यही पूछना था इसके बारे में थोड़ा सा। ये ऐसा हो जाता है, ठीक हो जाएगी। आप बहुत अच्छे डॉक्टर साहब के पास आप लोग आ गए हो, एकदम ठीक हो जाएगी बेटी। है? नहीं, इनका मालूम है करके, वो पहले दूसरे के पास सुनी थी ना, उसने इनके पास में। बहुत अच्छा किया है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जी अच्छी सर, बात है। जी ठीक है मैम। जी मैम, नमस्कार। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए चला, चांगला औषध द्या, एकदम बंद व्हायला पाहिजे। हाँ, हेलो। आप लोग थोड़ा ये संभालिए सेशन को। मैंने 3 लोगों को होस्ट बनाया है, मैं इनका दवाई पैक करके आता हूँ और मैंने क्या दिया है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है? हेलो। हाँ सर, बताइए। हाँ नहीं सर, आपने, मैं डॉक्टर अंजना जी से बात करना चाहता आप लोग बात करिए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हाँ डॉक्टर अंजना मैडम, क्या डायग्नोज किया आपने इनका? सर ये जो एज ग्रुप है इनका और इनका जो लुक दिख रहा है, इनको जनरली ऐसी कंडीशन में, क्योंकि प्यूबर्टी ऐसे निकल के आई है अभी, तो एनोबुलेटरी ब्लीडिंग है इनको। एनोबुलेटरी ब्लीडिंग में इस तरह की पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो जब ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो ब्लीडिंग जो होती है वो मेनोरेजिया और उसमें जो है कन्वर्ट हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है। तो जनरली ऐसे केसेस में हमको जो है फिर वही हम आप जैसे बताते हैं कि हमको फॉलिकल्स पे, ओवरी पे और उसके ओव्यूलेशन पे कार्य करना पड़ेगा। तो उससे वो पेशेंट जो है वो इसका डॉक्टर वैसे इसका एंडोमेट्रियम नहीं देखना चाहिए एक बार, हमें अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए? हाँ सर, अल्ट्रासाउंड तो होना ही है, डायग्नोसिस तो बनानी ही पड़ेगी। लेकिन जो अनुभव कहता है, एक्सपीरियंस कहता है, वो हम बता रहे हैं। और जनरली जो शास्त्र भी बताता है कि इस तरह से जो इस एज में है, जब कहते हैं ना कि वो 12 वर्ष, बिल्कुल उसने सही बताया कि हम 12 साल की उम्र में इसको महीना आया था, तो एकदम इसने सही एज पे इसको पीरियड आया है। लेकिन जो हेतु मिल रहा है वो साफ साफ मिल रहा है कि कोविड इफेक्ट, क्योंकि वो बैठे बैठे घर में बस केवल खाना खाना है और उसके बाद तो जो है उस पे स्क्रीन पे रहना है और उसके अलावा जो है कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कुछ आउटिंग नहीं होना। तो नेचुरल सी बात है कि जो उसकी अपनी बॉडी की जो क्रियाएं होती है जहाँ भी, वो तो कहीं ना कहीं फैट ज्यादा हुआ है, क्योंकि उसका वेट थोड़ा सा उसकी एज के हिसाब से ज्यादा लग रहा है। यही कारण है, वेट वजन ज्यादा है इसका। हाँ। और एंडोमेट्रियम भी देखना चाहिए इसका। और मुझे लग रहा है कि ये केस बच्ची जो है पीसीओएस की तरफ भी बढ़ रही है। बस वही है ये सर। एनोबुलेटरी ब्लीडिंग का मतलब ये है कि वो ओवरी सपोर्ट नहीं कर रही है, वो मल्टीपल जो है वो बन। अच्छा, एज ऑफ मीनार के 11 to 13 है ना नॉर्मल एज? हाँ, लेकिन जो उसका, हाँ जब उसका वो निकालेंगे तो वो 12 भी आएगा सर। 11 to 13 तो हाँ रेंज बना है। जैसे साइकिल का टाइम 3 to 5 डेज है, ऐसे इसका भी मेरे ख्याल 11 to 14। एक यूएसजी कराना चाहिए। यूएसजी कराने से कम से कम पहले यूएसजी और उसके बाद में फिर इसका हार्मोनल ऐसे होना चाहिए। हाँ, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हाँ, स्क्रीनिंग फिर उसके कराना है। बाद में अपनी संप्राप्ति बनाने में बहुत आसानी रहेगी, है ना जी? जी सर। अभी तो हमारे पास तो फीमेल केस कम आते हैं, पर जो भी आते हैं तो उसमें फिर हम ऐसे ही दिमाग लगा के काम करते हैं सर। हम लोग तो डेली ओपीडी में, क्योंकि गवर्नमेंट ओपीडी है और गायनिक के, तो डेली हम लोग को इस तरह के 20-25 केस देखने को मिल जाते हैं। तो क्योंकि कुछ पेशेंट तो जैसे हम लोग, चलना तो प्रॉपर चैनल चाहिए, लेकिन कुछ पेशेंट इतने पुअर भी आते हैं। जैसे अभी एक इस समय ये बहुत उसमें है, जो दादी माँ या इनकी जो भी माँ है, जो भी उनको लग रहा है कि वैसे इसको जो ब्लीडिंग हो रही है इसको पहले आराम मिलना चाहिए, है ना। उसके वो तो ये हम लोग सोच रहे हैं ना कि इसको ब्लीडिंग क्यों हो रही है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि इसको लगातार 1 महीने से इनको खून आ रहा है, इनको और पहले आना चाहिए था, लेकिन जब इतना लेट हो गया तब इनको लगा कि नहीं, अब इसको तो ब्लड रुक। और ये भी डॉक्टर साहब हो सकता है पहले किसी गायनी की डॉक्टर के पास गई हूँ, डायरेक्ट डॉक्टर साहब के पास ना आई हूँ, ये थोड़ा पूछने का रह गया हमारे से, है ना? हाँ, लिया होगा। हाँ, एक चीज। अब दूसरा जैसे भी रोगी आए हैं, तो हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपके हिसाब से अभी क्या चिकित्सा इसका तैयार करेंगे? हाँ सर, जैसे आपने कहा ना, अभी आप ही बता रहे हैं, तो मैं जैसे एक सिंपल बताती हूँ। तो मैं जो बताती, मेरे पास ये पेशेंट अगर होता तो मैं थोड़ा सा पहले, क्योंकि मेदो धातु की भी कहीं ना कहीं दृष्टि है, कफ की भी दृष्टि है, वेट भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा जो है अदीपन पाचन तो करना ही करना है। तो मैं पॉसिबिलिटी होती तो सबसे पहले यहाँ पे अपना यहाँ आती तो पहले मैं नागकेसर लेती, उसको घृत के साथ, देसी घृत के साथ नागकेसर चूर्ण चलाती और उसको बोलती कि साथ में मुंडी कषाय या फिर भारंगी कषाय का काढ़ा जरूर पी लीजिएगा। उसके बाद खाने से पहले आप डॉक्टर, हाँ मैं आपसे बहुत संभाषण में आपको सुनता हूँ, आप नागकेसर को घृत के साथ बताती हैं और साथ में ये अपना भारंगी, सिर्फ भारंगी कषाय या भारंगी आदि पूरा क्वाथ उसमें? नहीं भारंगी सर,
भारंगी कषाय या मुंडी कषाय, गोरख मुंडी का भी बहुत अच्छा इफेक्ट है या भारंगी का भी बहुत अच्छा इफेक्ट ठीक है। है। और नागकेसर के बारे में सर पढ़िए, तो नागकेसर का हाँ, बहुत अच्छा नागकेसर तो हाँ बहुत बढ़िया हाँ काम करता है, बिल्कुल हाँ, ठीक है बेस्ट सर, ड्रग है। नागकेसर तो रहेगी नंबर 1। हाँ, और मैं ये बच्ची अगर ये मेरे मैम पास मुंडी अर्क भी यूज हो सकता है उसमें? सर वैसे हम मुंडी अर्क भी मिल जाता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अर्क लेने में जैसे इस एज ग्रुप में बहुत फायदा होगा, मतलब फायदा इन द सेंस कि पेशेंट को इजी होगा लेने में। लेकिन मैंने जो कंपैरिजन स्टडी की है, मुझे लग रहा है काढ़ा ज्यादा इफेक्टिव है। थोड़ा जो सा हमारे हम ये जानना Thank you, ma'am. चाह रहे थे अभी इस केस में कि आप जो भारंगी कषायम और ये अपना नागकेसर यूज करते हो, तो नागकेसर का तो भारंगी इसमें कैसे काम करता है, इसमें थोड़ा सा वो बताइए आप प्लीज। एक्चुअली सर जैसे आप हम भारंगी, शटी है ना, मुंडी, ये सब आपने पढ़ा होगा, तो ये सब कफ के ऊपर काम करता है, जैसे प्राणवेश होता है उस पर भी काम करता है। हाँ जी, तो जो कफ का जो आवरण है उसको ये विलय करता है, कफ के आवरण को दूर करता है। और यहाँ भी क्या हो रहा है, जैसे आप और हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पीसीओएस है, अर्थात जो हमारी ओवरी है, ओवरी में जो क्या हो रहा है कि वो उसकी जो ओवम बनना चाहिए या जो पित्त का पाक होना चाहिए जिसके कारण ओव्यूलेशन होता है, वहां पे कफ का आवरण हो गया। ठीक है सर, तो हम नागकेसर को इसलिए दे रहे हैं कि वो ओवरी को, फॉलिकल को स्ट्रेंथ दे रहा है, एंड्रोमेट्रियम को रिजनरेशन करेगा, और साथ में अगर हमें उसको कफ को ब्लेंड करना है तो नागकेसर के साथ इसका इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता बहुत है। अच्छा। तो अभी जैसे आप इसको अगर ये देंगे पेशेंट को, जैसे अभी आई है बिटिया आई है, जी, तो आप जो हम ये चिकित्सा देंगे तो रोगी की जो है जो ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है वो कितने दिन में उसका पूरा शमन हो जाएगा? सर इसको हमें ये समझाना होता है, जैसे एज ए पेशेंट, हम एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हम कहते हैं कि देखो अभी हम इसको पूरा बताएंगे कि देखिए बच्चे को ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि बच्चे की उम्र कम है, बच्ची का अंडा तैयार नहीं हो रहा है, और बच्ची का जो गंदा खून है वो थोड़ा निकलेगा, तो आप लोग घबराइएगा मत। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे का खून गंदा निकल के बच्चे को आराम मिल जाए और बच्ची का अंडा बनेगा, तो ये जो है हमेशा के लिए परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आप दवा को हम इस तरह से चला रहे हैं। तो जैसे पेशेंट ट्रस्ट करके आता है, सर बता रहे हैं कि हमने नाम सुना, सर का नाम सुना, ट्रस्ट, तो पेशेंट ट्रस्ट करके ही डॉक्टर के पास आता है। तो फिर उसको हमने वो दे दिया, देने के बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पे उसको जैसे दाढ़ी मस्टक स्टार्ट किया खाने से पहले, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इस पे आ जाएंगे कि हमें फॉलिकल्स को और स्ट्रेंथ करना है, तो थोड़ा सा हम अवरक भी चला सकते हैं, तो अवरक भस्म चला सकते हैं, या फिर लघु भस्म मालती भी थोड़ा सा दे सकते हैं। साथ में थोड़ा शिलाजित। मेरा प्रश्न डॉक्टर साहब ये था कि जैसे 1 महीने से बच्ची को ब्लीडिंग हो रही है, हाँ, तो पहले लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा ये रहना चाहिए अभी मेरे एज पर माय ओपिनियन, कि पहले इसकी बच्ची की पहले हमें ब्लीडिंग बंद करनी है, क्योंकि 1 महीना हो गया, जो दूषित रक्त है वो तो जो निकलना हो तो निकल चुका। हाँ सर, तो हो जाएगा कितने उसमें, डोज में, 1 दिन में, 2 दिन में, उसमें भी काम करेगा ना? हाँ, ब्लीडिंग करेगा। नहीं, हम आपके अनुभव, डॉक्टर साहब हमारा सिर्फ आपसे जानने का अभिप्राय ये है, हम सिर्फ ये अनुभव के रूप में आपका जानना चाह रहे हैं कि जब ये आप चिकित्सा देते हैं और 1 महीने से बच्चा को या 15 दिन से 20 दिन से रेगुलर ब्लीडिंग में आ रहा है, तो आप जब ये चिकित्सा करते हैं तो ब्लीडिंग उसकी कितने दिन में बंद होती है? 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जो आप ये चिकित्सा करेंगे तो इस बच्चे की ब्लीडिंग आपकी 2 खुराक में बंद होगी, 2 दिन में बंद होगी, 5 दिन लगेंगे इसको, तो कब तक बंद होगा वो? ये जानना चाह रहा हूँ। हेलो। जो ब्लीडिंग हमारी एक तरह से कहना चाहिए जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, अगर हमारा आयुर्वेद कहता है कि हम रूट लेवल पे जाएं, पेशेंट की ब्लीडिंग चेक होगी, अगर पेशेंट ने नागकेसर चूर्ण अच्छे से ले लिया तो इफेक्ट आएगा। एलोज कंपाउंड की टेबलेट आप जोड़ दीजिए इसमें 2-2 गोली 3 बार, चंद्रमा बट्टी भी इसमें जोड़ दीजिए 2-2 गोली 3 बार। हाँ, और उसके साथ अगर पेशेंट ज्यादा हमें लगता है कि नहीं पेशेंट हमारी उसकी कंडीशन ज्यादा है, तो हमें तुरंत गोल परपट्टी और हमें तुरंत जो है क्या कहते हैं ये इस तरह का बुश्यानुक चूर्ण और लाक्षा चूर्ण हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास आता है तो मैं बताता हूँ आपको मैं क्या देता हूँ, तो आप उसको देखना, फॉरवर्ड करना। हम देते हैं इसमें नागकेसर चूर्ण, खून खराबा, कैरवा पिस्ती, प्रवाल पिस्ती। इसकी डोज बना के दिन में 3 बार देते हैं नवनीत के साथ, ठीक है, और पत्रांगासा और दशफूल कषाय पीने के लिए। तो इससे रोगी की ब्लीडिंग, हाँ जी, और इससे रोगी की जो ऐसे बच्चे आते हैं या महिलाएं भी कई आती हैं, अब कारण तो फिर हम बाद में देखेंगे उसका क्या, पहले हम जब अगर ब्लीडिंग जब महीने पुरानी हो जाती है, बहुत से पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमें तो 1 महीना हो गया ब्लीडिंग में रहते हुए, तब हम ये चिकित्सा करते हैं तो रोगी की जो ब्लीडिंग है वो 1 से 2 दिन में ही लगभग बंद हो जाती है सभी, इसी चिकित्सा को देने से। तो ये अनुभव में मैं इसलिए आपसे शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा पेशेंट देखते हैं गायनी की डेली,
हाँ तो सर, थोड़ा सा हम लोग का वर्क इस तरह का है एक तो बार हम फिर लोग बोलिए को सर, क्या देते? नागकेशर, क्या है सर? नागकेसर, कहरवा पिस्टी, प्रवाल पिस्टी और खून खराबा। खून खराब है। हाँ जी, ये देते हैं। और दशमूल कषायम और हाँ, पतरंगासन 15-15 ml दोनों वो। और इसमें नागकेसर लगभग 1 से 2 ग्राम मिला के, प्रवाल पिस्टी 1 रत्ती और खून खराबा लगभग 65 मिलीग्राम, आधी रत्ती के आसपास। और उससे भी कम नागकेशर देगा कितना तो देना है? चलेगा। नागकेसर 1 से 2 ग्राम तो ये और देते हैं, ये तो इससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है। फिर जो हेतु सर जो खून उसको खराबा क्या कारण- होता है सर? खून खराबा सर ये एक प्रकार की गोंद होती है एक की, बहुत ब्लीडिंग को बड़ी अच्छी जल्दी चेक करता है, ब्लीडिंग फाइल्स में, रक्त पित्त में, तो इनमें। सर मार्केट में क्या क्या बोलेंगे उसको? खून खराबा ही बोलेंगे क्या? मैं मार्केट मुंबई का में तो मुझे प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। पता। हाँ जी, मैं मुंबई में प्रैक्टिस करता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। बोलबद्ध क्या? और भी सर नाम है, और भी नहीं सर, वो खून खराबा के सर नाम से ही इसमें मिलेगा। पेटेंट है, खून पोसेक खराबा के नाम से मिलेगा कंपनी के, वो सर भी वो। बहुत अच्छे रिजल्ट। बोलबद्ध है क्या सर ये? हाँ जी, खून खराबा बोलबद्ध खून रस्तम। खराबा नाम से ही मिलेगा सर वो। खून खराबा के नाम से ही मिलेगा सर। ओके सर। आप कहीं देखिए भी गूगल मिलेगा, पे मिल आयुर्वेदिक शॉप जाएगा पे मिल दूसरा नाम। जाता है। गूगल पे दूसरा नाम देख के मिल जाएगा, खून खराबा का पर्याय देखेंगे मिल जाएगा, है उसका 1-2 पर्याय। ओके त्रिवेद सर। शर्मा सर की बुक में है। आपसे डॉक्टर साहब इसलिए शेयर किया है कि आप तो लोग तो हाँ गायनी का बहुत पेशेंट देखते हैं, और हमारे हाँ पास तो सर, हाँ महीने में उसके 2 पेशेंट आते हैं इस तरह के, हाँ पर वो सर, ठीक हो इसीलिए जाते हैं तो इसीलिए आप लोगों ने क्या किया है ना सर, आप लोगों ने वो बना दिया है, जैसे कि योग बना लिया है। आपका अच्छा कार्य है सर, आपने नहीं, योग योग तो बना बना दिया दिया डॉक्टर है। साहब। हाँ हाँ इनिशियल हम हाँ बंद करेंगे, फिर हाँ बाद में पूरा उसको एनालाइज करके उसकी संप्राप्ति बना हाँ के हम हाँ पीसीओएस भी सक्सेसफुली ट्रीट करते हैं, फाइब्रॉइड भी करते हैं, ठीक है ना, वो भी करते हैं सभी सारा। तरह के। हाँ सर, आप इतने हाँ दिनों जी, से कर रहे हैं, डेली जैसी हाँ जगह जी, कर हाँ जी, रहे हैं। हमारी जो कंडीशंस है ना सर, जैसे हम हाँ जी। गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, तो जी हमारे जी, पास एक प्रेशर ये भी होता है कि जो आपको वही मेडिसिन दवाइयां यहाँ देनी है, है। जी हाँ जी, है ना सर। उन दवाइयों और से दूसरी पेशेंट बात, नहीं ठीक होते हाँ डॉक्टर साहब, भले ही आप हाँ, कुछ बात भी बोले आप, हाँ जो बात आप आपकी लोगों को सही है सप्लाई सर। मिलती है हाँ उनसे पेशेंट नहीं ठीक होते। हाँ हाँ, लेकिन हमें मतलब वहाँ 60-40 का रेशियो तो रखना ही पड़ता है, 70-30 का रेशियो तो हाँ रखना जी, ही पड़ता है। दूसरी बात सर, हम ये करते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट थोड़े ज्यादा रहते हैं, तो जैसे और हाँ जी, हमारे पास एक इंस्टीट्यूट लेवल का, हमारे पास पीजी बच्चे हैं, यूजी बच्चे जी हैं, तो हमें थोड़ा सा मतलब उस तरह से प्रकृति और उसके लक्षण और अग्नि, और क्योंकि बच्चे सारी हिस्ट्री टेकिंग करते हैं हमारे यहाँ, जो बिल्कुल बिल्कुल, ये पते हैं ना, बच्चे जी हमारी जी, हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, वो हिस्ट्री का पेपर लेके, वो हिस्ट्री का प्रोफार्मा लेके हमारे पास आते हैं। फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं कि बच्चों इसमें बिल्कुल ऐसा है, तो उस हिसाब से फिर हम उस मेडिसिन को इसीलिए जब आप देखते हो, जब मैं बताती हूँ तो मैं कई तरह से बताती हूँ कि वर्चुअल मीटिंग में हमें अपने हर रोजगार रखने पड़ते हैं। प्रैक्टिकली अगर जी पेशेंट जी, हमारे सामने है, बच्चे हमारे साथ हैं, तो हम प्रकृति के साथ, दोस्त दूसरे के साथ, और उसकी जो इमरजेंसी कंडीशन, जैसे वो जी एनोबुलेटरी कंडीशन ज्यादा इमरजेंसी, तो हमें एनोबुलेशन को भी देखना है, हमें ब्लीडिंग को भी देखना है ना सर। ठीक है, और अगर बिल्कुल हमें बिल्कुल, लगता है कि नहीं, इसको एक पेशेंट आ रही है, नहीं उसको बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत ब्लीडिंग ही चेक करना है, उसके बाद हम उसको बुलाएंगे। तो ये जी जी, डिपेंड करता है कैसे कैसे हम करते बिल्कुल बिल्कुल, हैं। नहीं आप तो अच्छा बस, बताते हैं, हाँ इसलिए आपसे हमने डिस्कस किया है। और नहीं सर, हम अच्छा तो लगता है आपसे बात हाँ जी, करके। आप अनुभवी हैं सर, और आप लोग इतना अच्छे से कर रहे हैं आयुर्वेद पे, और स्पेशली जैसे कि आप लोग मेल डॉक्टर है और फीमेल पे इतना अच्छे से वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जी जी, आयुर्वेद का कहीं ना कहीं इसमें भी एक वो हो रहा है कि हाँ, हम आयुर्वेद की दवा खा के हमारे पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। और जी दिल्ली जी, में मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे भी अपने वहाँ फ्रेंड्स हैं मैं इसलिए जो आपसे रहते हैं, तो शेयर कर रहा था बताते कि आप गवर्नमेंट जी हॉस्पिटल में, मेरे जी सर, दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली तिबिया कॉलेज में ही, तो अभी जो जी जी पिछले लास्ट टाइम कोविड था तो सिर्फ 7 जी, आरिस्ट आसर पे पूरे हॉस्पिटल चल रहा था। हाँ तो हाँ, गवर्नमेंट के सही डॉक्टर्स कह को रहे बहुत हैं, दिक्कत होती है प्रैक्टिस करने में। सही कह रहे हैं मैं सर, आप तो सही कह मैं रहे हैं, नाम लेकिन लेके बोल हाँ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अरविंद हाँ केजरीवाल ने यहाँ ये बना दिया था रूल, आप बाहर से नहीं लिखेंगे कुछ भी, हाँ और हाँ हाँ, हॉस्पिटल वही में वो है। दवाई देता नहीं है। हाँ बहुत सर, ही हाँ घटिया सर, किस्म वही। का चीफ मिनिस्टर मिला हुआ दिल्ली हाँ का, हाँ हाँ, तो हमारे प्रेशराइज किया डॉक्टर्स को सर बड़ी ऐसा। परेशानी होती है काम पर। हाँ, जी, हम्म। ठीक है डॉक्टर उसी में साहब, से बहुत सर, अच्छा लगा। हाँ, जी सर, उसी हेलो में से युक्ति पूर्वक सर, मेरा चिकित्सा एक करनी। हाँ क्वेश्चन था। बताइए जी, जी जी, हेलो हाँ बताइए सर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे पास एक फीमेल पेशेंट है, करीब 7 महीने से उनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ मैं अभी, और उनको सर्दी की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कुछ भी थोड़ा सा ही ठंडा कुछ खा लेती तुरंत सर्दी हो जाती है। अभी रिसेंटली 2 से 3 मंथ की उनके पास प्रेगनेंसी भी है। तो ऐसे केस में अपन क्या मेडिसिन का प्लान करना चाहिए? बिफोर प्रेगनेंसी तो अपन ने सभी कुछ चलाया था, बट इम्प्रूवमेंट ज्यादा देखने को नहीं मिला था इनको।
इनको अपन ने लक्ष्मी विलास रस भी दिया था, गिलोय चूर्ण भी दिया था, अभ्रक भी दिया था, लवंगादी बटी भी दिए थी, और जितने भी योग होते हैं अपन ने मैक्सिमम दिए, बट ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन अभी उनको ना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्या अभी लक्षण है? अभी कंप्लेन बताइए। परेशानी सर ये हो रही है कि उनको रात में सो नहीं पाती हैं, नाक से सांस नहीं ले पाती हैं, इतनी ज्यादा नाक बंद हो जाती है, कुछ भी थोड़ा बहुत ठंडा खा लेती हैं, तो केला छींके वगैरह आती दिए। है उनको? जी छींक आती है? छींके? सर छींके वगैरह अभी नहीं आ रही हैं, नाक बहती है? नहीं बहती सर बिल्कुल भी, बस नाक बंद हो जाती है। जी अच्छा अच्छा, ठीक। तो आपने क्या क्या दिया डॉक्टर साहब उनको? सर मैंने लक्ष्मी विलास रस दिया, गिलोय चूर्ण दिया, सितोपलादी चूर्ण दिया, अभ्रक भस्म दी थी, और लवंगादी बटी दिया था, और इस तरह जो भी सर्दी से रिलेटेड थे, जो अपन ने नस्य के लिए अणु तेल भी प्लान किया था। प्रेग्नेंट है ना सर वो? हाँ अभी प्रेग्नेंट है, रिसेंटली हाँ, 3 तो मंथ। कौन सा महीना उनको चल रहा है? डेज कितने हैं वो? सर 3 महीने कंप्लीट हो गए उनके, अभी शायद कल मंगलवार के दिन हुए थे 3 मंथ। तो उससे पहले तो आपको सभी चिकित्सा देने भी नहीं चाहिए थी 3 महीने से पहले। सर उस टाइम उनके ऐसा कुछ पता नहीं था अपने लिए। डॉक्टर अंजना मैडम बताइए प्लीज, आप इस पर डालिए रोशनी। हाँ एक्चुअली उनका एचबी कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है इस समय? मैम उनका हीमोग्लोबिन 13.8 है, 13.8। अच्छा, और उनका जो अग्नि भी बंद होगा फिर, तो खाना वाना भी थोड़ा नहीं खाते होंगे ज्यादा? नहीं मैम अग्नि तो तेज है, और खाना अभी प्रेगनेंसी में तो 3 से 4 बार भी खाना खाना हो रहा है उनका। अच्छा, वॉमिटिंग वगैरह की बहुत प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं वॉमिटिंग नहीं, ओनली गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा गैस बनती है। थोड़ा सा यदि प्रोटीन युक्त डाइट अपन देते हैं उनको, दूध वगैरह, पनीर वगैरह या छाछ वगैरह, या तो इनसे उनको एसिडिटी वगैरह और पेट में बहुत ज्यादा दर्द वगैरह इस तरह से परेशानी होती है। एक बार उसका यूएसजी हो चुका है ना, फीटस वगैरह एकदम ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड ठीक हुआ है। है ना? हाँ सब हो ठीक चुका, है ना? हाँ, क्लियर तो है। कितने वीक अभी लास्ट टाइम जो अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ है उसका कितने वीक फीटस का है, मतलब कितना साइज अभी बता रहा है? 3 महीने कंप्लीट हो गए उनकी। 12 वीक्स प्लस है कि 14 वीक है कि 12 वीक पे ही है? 12 वीक प्लस है अभी। अच्छा, और मतलब विद इन नॉर्मल लिमिट है पूरा यूएसजी रिपोर्ट, तो उसमें फिर आप इतना परेशान मत होइए। ऐसे पेशेंट के लिए फिर हम लोग थोड़ा सा जो है आ सकते हैं, अब सोस्टियो पे भी आ सकते हैं। एक्चुअली उनकी थोड़ी सी हमें लगता है कि ऐसे पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस होती है, कुछ लोग को जो है ज्यादा जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है, या फिर कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कहते हैं ना कि एलर्जी होती ही है। तो ऐसे केसेस में, एलर्जी केसेस में के लिए थोड़ा सा जैसे हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है शांत करना है, हमें कफ को शांत करना है। तो जो पेशेंट सुबह उठता है तो थोड़ा सा उसका हम वो चेंज कर देते हैं कि आप सीधे उठ के पहले बाहर नहीं निकलिएगा, सीधे पहले थोड़ी देर बिस्तर पे बैठिएगा, थोड़ा सा ओम का उच्चारण करिएगा, थोड़ा सा प्राणायाम करिएगा, है ना, जहाँ बैठिए, जहाँ से उठिए वहीं पे रहिएगा। फिर धीरे से पैर जमीन पे रखिएगा, फिर थोड़ा सा धरती माता के पैर छूइएगा, फिर धीरे धीरे कमरे में पहले 10-15 कदम चलिएगा। थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं कि एटमॉस्फेयर के, जैसे आप सीधे कमरे में लेटे और सीधे बाहर निकल गए, तो ये जो वेरिएशन मिलता है, तो छींक आना, नाक में पानी बहना तुरंत शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब इसमें ना थोड़ा उनका जिस रूम में वो सोते हैं उसमें देखना है कि पर्दे तो कर्टेन्स नहीं है, कोई मैट तो नहीं डला हुआ है, नमी तो नहीं है रूम के अंदर, एक तो ये चेक करना उसमें। फिर उसका जो है रोगी को कॉन्स्टिपेशन, कोष्ठबद्धता नहीं रहती, 2, फिर तीसरा उसको वजन देखिए आप, वजन ज्यादा तो नहीं है रोगी प्रेगनेंसी का। है ना सर, प्रेगनेंसी होगी ना, तो वही मैं प्रेगनेंसी कहने का तो कैलकुलेट कर लेंगे ना डॉक्टर वो, ठीक है। कोष्ठबद्धता नहीं होनी चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब पीपल हम बड़े यूज कर सकते हैं क्या प्रेगनेंसी में? कम मात्रा में देना चाहिए सर, शुंठी का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पीपल यूज कर सकते हैं तो आधी पीपल दूध में डलवा के पिलवाइए उनको। हाँ, तो थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, इसीलिए मैंने साइज पूछा ना। रात को गर्म पानी से अगस्त्यरित की अवले 10 मूला द्राक्षारित से चलाइए, और अश्वगंधा और गिलोय ये बराबर मात्रा में चूर्ण लेके इसको विषम मात्रा में गोघृत और शहद के साथ आप 4-5 दिन देके चला के देखिए आप। सर एक बार रिपीट करेंगे सर आप ये सब? हेलो, इसमें मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा। हेलो, हाँ बताइए सर, बताइए। जी बताइए सर। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, जैसे इसमें गर्भ स्रावक जो कई है, जैसे इसमें टंकण भस्म बाल सुधा भी कहते हैं, वो गर्भ स्रावक है। तो कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, अगर उसको जुकाम एलर्जी कुछ है, तो
एक तो ये टंकण का किसी भी औषधि में ये ध्यान रखना है, प्लस रजा प्रवर्तनी वटी के जो जो कंपाउंड है, जैसे ये कासीस, एलोएर, ये जो है ये भी चीजें, प्लस पारद गंधक की चीजें हैं, वो भी थोड़ा सा उनसे बचाव रहे, तो आप उस मामले में सेफ रहोगे। अब इसमें इनके प्रतिशय है यानी जुकाम है, तो आप जैसे इसमें नॉर्मल जैसे गोजीवादी क्वाथ में थोड़ा सा मुलेठी वगैरह डाल के उकाली लोगे तो रात को एक खुराक लोगे, उससे भी अगले दिन सुबह एकदम तैयार हो जाता है। उसमें कोई गर्भवती महिला ले सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साथ ही चूसने के लिए ब्योसाती वटी है, वो भी यूज कर सकती है, वो प्रतिशय में बहुत अच्छा काम करती है। प्लस ये जो सेप्टालिन है गले में जैसे इन्फेक्शन वगैरह है कुछ, तो सेप्टालिन ले सकती है, और अणु तेल वगैरह नाक में डाल सकती है, जिससे एलर्जी वगैरह थोड़ा कम रहेगी। और गर्म पानी, गर्म चाय जिसमें थोड़ा सा अदरक, हल्की थोड़ा सा अदरक और इलायची डाल के ले सकती है, तो इसमें नॉर्मली हल्का गर्म पानी पीकर भी वो जुकाम से थोड़ा दूर रह सकती है। बाकी वो जो भस्में वगैरह हैं, अभी एक बार प्रेग्नेंट लेडीज को कम से कम लेनी चाहिए। सर मैंने कोई भस्म नहीं बताई है, कोई पारद का योग नहीं बताया है, ठीक है, सिंपल कास्ट औषधियां बताई हैं सारी। जी तो डॉक्टर साहब ये प्रयोग करके देखिए आप 4-5 दिन, और मोशन उनका ठीक रहना। ये गिलोय चूर्ण तो जो आपने बताया ना सर, गिलोय चूर्ण काफी मतलब वॉमिट करता है सर, इसकी बजाय ये ताजी गिलोय की टहनी उकाली बना के लेना वो ज्यादा सही रहती है सर। अश्वगंधा गिलोय बराबर मात्रा में मिला के जब घृत और उसमें शहद मिलाएंगे तब वॉमिट नहीं करेगा, आप देके देखिए। घृत और सर घृत शहद जब भी खाते हैं ना तो गले में इनको ना थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप हो जाता है शहद से, ऐसा नहीं होगा पेशेंट। इसकी बजाय गिलोय सत्व ले लिया जाए ना तो वो सर आराम से ले सकते हैं। गिलोय चूर्ण बहुत कड़वा रहता है सर। गिलोय चूर्ण लीजिए आप, सत्व मत चूर्ण तो सर ज्यादा मात्रा में 1 से 2 ग्राम लेंगे, वो शहद के साथ में बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है सर उसकी। सब ले लेते हैं रोगी, नहीं ले पाते सर, प्रेग्नेंट लेडीज को तो उबाक और उल्टी की संभावना ज्यादा रहती है सर। तो देखेंगे ना, वेज देखेंगे उसको उल्टी आ रही है नहीं आ रही है, उसकी अग्नि कैसी है, वो तो सब देखेंगे ना। उसको साथ में ट्रीट कीजिए आप। सर दे सकते हैं कुछ भी थोड़ा ठंडा खा लेगा ना, जैसे कोई एप्पल खा ले या फिर केला खा ले या कुछ भी नारियल खा ले, तब भी इसको बहुत जल्दी सर्दी बैठ जाती तुरंत ही रात में। ठंडी चीजें यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये चाय वगैरह गर्म पानी जो मैं बता रहा हूँ सर, प्लीज 4 दिन देके देखो, 4 दिन बाद देखना फिर रोगी का। जी सर जी सर जी सर। 4 दिन से ट्राई करो तो 4-5 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ कोई प्रॉब्लम 4-5 दिन। दवाइयां तो बहुत सारी हैं देने के लिए जी, है ना, पर देनी नहीं है उनको। अब तो डॉक्टर साहब अनीता जी हैं, वो बताएंगे, वो मासानुमासिक वात या मासानुमासिक चिकित्सा भी रखेंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वो भी चल रही सर अभी। तो क्या दे रहे हैं आप उसमें? ये डॉक्टर आशीष पाल सर की मासानुमासिक गर्भ मेडिसिन है, वो चल रही है बीएमपी से। क्या है सर उसमें बताएंगे, नाम बताइए। उसमें अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, ब्राह्मी, इस तरह से कंटेंट है। आती 1 मिनट में इंजेक्शन भी लगाना है। एक्चुअली ना अभी जैसे भाई अब हमारा ये चतुर्थ मासावस्था चल रही है ना, चतुर्थ मासावस्था में क्या होता है कि हृदय की उत्पत्ति मानी गई है ना, तो हृदय अवस्था भी मानी गई है। तो ये टाइम बहुत ही कहना चाहिए स्पेसिफाई होता है, स्पेसिफिक मतलब को हमें हर मेडिसिन को देना है या हम जो भी कार्य कर रहे हैं पेशेंट के लिए और स्पेशली फीटस के लिए, क्योंकि दोहृदय अवस्था को उन्होंने माना है कि अगर आपने दोहृदय अवस्था का सम्मान नहीं किया या दोहृदय अवस्था को आपने कंसीडर नहीं किया तो उसमें जो है जो फीटस है उसको भी कहना चाहिए ना, कभी कभी मतलब प्रॉब्लम होती है। वो होता है, ये गर्भ भाव करके माना जाता है कि अगर उन्होंने दोहृदय अवस्था के हिसाब से अगर गर्भिणी की बातों को नहीं ध्यान दिया या गर्भिणी ने जो कहा, गर्भिणी ने जो खाने के लिए बोला या गर्भिणी के जो आहार विहार है उस पर हमें केंद्रित करना पड़ता है। और अगर वो क्योंकि वो उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, वो उसकी गर्भ की इच्छा होती है। तो यहाँ पे जो बात चल रही है, जो भी औषधियां दी जा रही है वो गर्भ को देखते हुए ही दी जाएंगी। वैसे भी अब गर्भिणी की जो चलते, गर्भिणी को हम लोग हमेशा बताते हैं कि तेल के बर्तन के समान गर्भिणी को माना गया है।
तो क्योंकि ये पेशेंट को एक तरह से उस तरह की प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये मतलब प्री कंसेप्शनल ही है या गर्भावस्था से पहले की है, तो उसको हमें सबसे पहले जैसे सर ने बताया है, आप इसका भी पूरा कर सकते हैं। और थोड़ा सा जो हम जनरली ऐसे पेशेंट में हम तो फिर जो हमारे जनरली बताया जाता है कि बसंत मालती योग जो होते हैं, हमारे मालती योग जो बताए जाते हैं, तो हम उनका उपयोग करते हैं अगर हमें लगता है, क्योंकि अब बुद्धि भी बनने वाली है, पंचमे मना, षष्ठे बुद्धि, चतुर्थे हृदय। तो यहाँ आके अगर हम एक रसायन यूज कर दें, स्वर्ण बसंत मालती यूज कर दे पेशेंट को, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। और डॉक्टर जैसे साहब हम यूज करते हैं, मैं हाँ बता सर, देता हूँ हम आपको जो हम यूज करते हैं। स्वर्ण बसंत मालती रस जी लगभग 1 रत्ती, और 6 एक मधुयष्टि चूर्ण 250 रत्ती, वंशलोचन 2 रत्ती, गर्भपाल रस 1 रत्ती, और जवाहर मोहरा नंबर 1 वाली 1 रत्ती, अश्वगंधा चूर्ण लगभग आधा ग्राम। ये 1 डोज बना दी, और सवेरे शाम शहद से चटा के ऊपर से गोदूध पिला दीजिए आप। ओके सर। और फल कल्याण घृत, फल कल्याण घृत 4 चम्मच सवेरे, 4 चम्मच शाम को, गर्म पानी से, इसको गर्म पानी से। फल कल्याण घृत सर अभी? जी जी, फल कल्याण घृत आता है, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर अंजना जी बताएंगे ये ठीक है या नहीं है, हम तो ही देते हैं। बसंत मालती बताया आपने, और एक मधु क्या बताया था? मधुयष्टि मुलेठी। मधुयष्टि, ओके ओके। मधुयष्टि, मधुयष्टि की मात्रा क्या रहेगी सर यहाँ पर? 2 रत्ती। 2 रत्ती। और ये कब तक चलाना सर अपन को? ये आप चलाइए 3rd मंथ शुरू हो गया ना अभी। हाँ, 3rd तो 3rd मंथ और 4th मंथ चलाइए। 3rd और 4th मंथ। हाँ जी, चलाओ पहले। सर ये अश्वगंधा से पहले क्या बताया सर आपने? गर्भपाल रस। गर्भपाल रस, गर्भपाल, जवाहर मोहरा, स्वर्ण बसंत मालती, मधुयष्टि, वंशलोचन और अश्वगंधा चूर्ण। जवाहर मोहरा पेस्टी कितना मात्रा सर यहाँ पे? नंबर 1 1 रत्ती सर। 1 रत्ती, नंबर 1 वाला। हाँ जी। ओके। गोदूध के साथ दीजिए इसको। जी जी। और यदि गोदूध ना ले पाए तो सर इसका दूसरा कुछ विकल्प कोई नहीं है, हमारे पास तो कोई विकल्प होता नहीं। गोदूध तो मिल जाता है, गोदूध मिल जाए, गोदूध का चतुर्थ मास में नवनीत का सेवन, जी चतुर्थ मास में नवनीत का सेवन बताया है। आप गोदूध को पिला लीजिए, गोदूध मिल जाएगा, गोदूध पिलाइए, नहीं तो उसको बना के नवनीत का जो घर का नवनीत होता है, मक्खन होता है, उसके साथ कराएंगे तो और इफेक्ट आएगा। ठीक है ना। इस समय स्पेशली जो है चतुर्थ मास से नवनीत का सेवन बताया गया है, उन्होंने वो भी बताया कि उसकी 1 कक्ष की मात्रा में नवनीत देना चाहिए। इसके साथ अगर आप नवनीत देंगे रसायन के साथ में, बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। जो मेन उसको एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है वो उसकी इम्यूनिटी की कमी से हो रही है, तो उसकी इम्यूनिटी को जब हम इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ये सब दवाई नहीं देंगे तो कल बच्चे को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है गर्भ को। वैसे डॉक्टर अंजना जी। जी सर, जी सर। हम इसको है ना, जो हमने योग बताया, हम इसको फर्स्ट 3 मंथ चलाते हैं, और फिर 4th और 5th मंथ में खाली फल कल्याण घृत, फिर 5th 6th 7th मंथ फिर यही पहले वाली चिकित्सा चलाते हैं। तो इन्हें उन्होंने दिया नहीं। हाँ, ये नॉर्मल नहीं है ना सर। हाँ, इसकी कंप्लेन अलग टाइप की है ना, तो इसको दिया जा सकता है। तो इसलिए की कंप्लेन अलग है। हाँ, इसको दिया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी सर। अब और लोग हैंड रेज किए हुए हैं। मोनिका मैम उनसे बात, उनसे क्वेश्चन हैंड रेज जिनका है। हेलो त्यागी सर। हेलो। हाँ जी सर। सर कल आपने योग बताया था वो पेशेंट का जो कहीं पर भी दबाते हैं तो डकार आती है। जी। तो सर वो योग आप बोल रहे थे कि भेजेंगे, तो आपका मैं भेज दूंगा सर। सर आपका नंबर मिल जाता? मेरा नंबर सर इस पे मिल जाएगा ग्रुप में, 931296 जी 2006। त्यागी सर आप सितंबर वाले में आ गए क्या? सर अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ बस। मैं याद कर रहा था, कल देखते मुझे याद आ रहा था सर। हाँ, मैं आपको अभी लिंक देता हूँ, आप आ जाइए। अभी भेज दीजिए सर। नित्य को बुलाना जरा ऊपर से फोन कर। मैं भेज देता हूँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। जी अरविंद सर, मैं नितिन बोल रहा हूँ, नितिन हाँ सर बताइए सर।
सर वो गंधिका अमृत वाली वो मेडिसिन वाली रेडी हो गई क्या? नहीं, वो ज्यादा लोग रहेंगे तभी बना के देंगे। सर कितनी क्वांटिटी में बनेगी? 6 किलो बनेगा, ज्यादा लोग आएंगे तभी वो बना के देंगे। मैंने ऐसे बात किया, क्या है ना कि पुणे के लोगों में अभी उसका क्रेज कम हो गया है गंधका अमृत का, तो फिर इसीलिए ना वो लोग जो लोग बनाते हैं वो बोल रहे हैं कि इतना भावना देना पड़ता है, और आप बोलेंगे पाव, 1 पाव, आधा किलो, तो इतना कम मात्रा में कोई नहीं बनाएगा। तो अगर और कोई भी ग्रुप में लेते हैं, जैसे वो दिन मनोज सर वो कलकत्ता से बोल रहे थे कि 1 kg चाहिए। ठीक है, तो आप डिसाइड करके फिर बताइएगा, मैं भिजवा दूंगा बनवा के। एक बार मैं तो ये कहूंगा ग्रुप में किसी को और को भी चाहिए तो एक बार बता देना भाई। आप ग्रुप में लिख दीजिए, फिर जिसको चाहिए फिर उस हिसाब से फिर बनवाना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। हेलो। हाँ सर। सर मैं भी कुछ बताना चाहूंगा। हाँ सर बताइए। सर देखो लेट के लिए थोड़ा सॉरी सर, थोड़ा मैं कार्य में लगा हुआ था। सर जैसे कि हमारे पास में ऐसी महिलाएं बहन बेटी काफी आती हैं जिनका रजो धर्म जो है रुक नहीं पा रहा, 15 दिन 20 दिन 1 मंथ तक बराबर कंटिन्यू चलता है जी। सर उसके लिए हम संगिराहत पत्थर लाते हैं, संगिराहत पत्थर उसको ला करके महीन पाउडर बना करके सुबह शाम 3-3 ग्राम की मात्रा में चावल के मांद के साथ देते हैं साहब जी। काफी अच्छा रिजल्ट हमको देखने को मिला है सर जी। और वैसे अगर ये उपलब्ध ना हो पाई तो संगे राहत भस्म के नाम से जो है हर कंपनी में वैलिड है सर जी। हाँ काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है सर। जो 10 मूल कमान वाला बताया था गुरुजी ने वो भी काफी अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी। लेकिन इसका भी जैसे कि वे औषधि उपलब्ध ना हो पाए तो इमरजेंसी में ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं सर। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। सर मुझे एक चीज पूछना था। हेलो त्यागी सर। हाँ जी सर। सर जो आपने स्वर्ण बसंत मालती वाला योग बताया था, ये अपन को कितनी पुड़ियां बनवा दें सर इसकी पेशेंट के लिए? 30 पुड़ियां बनवा दे पूरी? सर ये मैंने जो डोज बताई थी 1 डोज थी। अच्छा ये सुबह शाम जी ये डोज बीडी रहेगा या ओडी रहेगा सर? बीडी सर। क्या सर? 2 बार। अच्छा एक 2 बार। जी ओके सर। सर त्यागी सर मैंने आपके उस पे भेज दिया है। ठीक है सर, बस अभी करा रहा हूँ सर, संभाषा में करा दूंगा। ठीक है। तो बस कर देना सर इसको खाने के पहले। शहद से चटा के ऊपर से 1 कप गाय का दूध। ओके ओके सर खान जी। हेलो। हाँ सर। हाँ मैम। सर मुझे एक केस डिस्कस करना है। हाँ करिए। सर एक 30 ईयर की फीमेल पेशेंट है, मेरी फैमिली में ही है सर, मतलब सिस्टर ही है, कजन सिस्टर है। तो सर उनको जो प्रेजेंट सिम्टम है सर वो इस तरह का है सर। पिछले लॉकडाउन में, लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था तो सर उनको फर्स्ट टाइम जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो उनको सर 20 डेज तक, 20 to 25 डेज तक कंटिन्यू ब्लीडिंग चला था, मेंस्ट्रुएशन कंटिन्यू चला था। तो उस टाइम पे सर उन्होंने मतलब लोकल किसी एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया था और यूएसजी भी करवाया था। यूएसजी में सर कोई फाइंडिंग्स नहीं थी और उन्होंने कुछ टैबलेट और सिरप्स वगैरह दिए थे, तो बाद में और सर तो उनका स्टॉप हो गया था। आफ्टर दैट सर उनको साथ में ही उसी ड्यूरेशन में सर उनको पाइल्स की भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनको मोशन के साथ में हल्का सा ब्लीडिंग फील होता था। तो सर पाइल्स के लिए मैंने बीच बीच में सर फिर उनको ज्यादा तो कुछ ऐड नहीं किया, बस उनके रूटीन को मैंने ठीक किया था, जो भी मुझे इसमें दिनचर्या में जो गड़बड़ लग रही थी तो सर वो मैंने ठीक किया था कि मतलब आपको पहले सीक्वेंस वाइज कि आपको नहाना है, फिर ही खाना खाना है, या फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। तो इस तरह की सर कुछ चीजें मैंने ठीक की थी उसकी। तो सर मैं पहले कंप्लेंट्स बता देती हूँ। तो सर उसके बाद में उस पेशेंट का सर ऐसा है, पिछले लॉकडाउन से लेके और अभी तक तो उनका साइकिल जो है सर वो इरेगुलर है। इरेगुलर इस तरह से है सर कि बिल्कुल हर एवरी मंथ इरेगुलर है, ऐसा भी नहीं कह सकते। किसी मंथ में डेट टू डेट आता है और किसी मंथ में सर ऐसा होता है कि डिलेड होके आता है, और किसी मंथ में सर बीच में ऐसा भी हुआ है कि एक मंथ में 2 बार भी आया है, 15 डेज पे आ गया और देन 15 डेज पे फिर से रिपीट हो गया। सर ऐसे होते होते अभी लेटेस्ट जो ये लास्ट मंथ गया सर जुलाई में, उनका अभी लेटेस्ट जो साइकिल है वो 10 दिन लेट हो गया था सर। उनका 25 जुलाई का ये था डेट आनी थी उनको। सर उनका डिले हो गया तो उनको 5 तारीख तक डेट नहीं आई। फिर उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन एक ली थी, प्रोमुलेट करके कोई मेडिसिन आती है, वो लेने के बाद में सर 11 तारीख को उनसे फिर से उनको साइकिल आया।
और 11 अगस्त से लेके और 19 अगस्त तक उनका साइकिल चला, 7 दिन तक। देन वो स्टॉप हो गया सर, और उसके बाद में फिर से उनको रिपीट 24 को फिर से साइकिल आ गया, और 2 दिन के बाद में 2-3 दिन तक नॉर्मल रहा वो, और फिर से स्टॉप हो गया अभी। तो सर जनरली उनका जो पीरियड जो रहता है वो 5 डेज का रहता है, पेनफुल रहता है। फर्स्ट डे मतलब पेशेंट की हालत ऐसी होती है कि वो पूरा बेड रिडन रहती है, कुछ भी काम वाम करने की हालत में नहीं रहती है। और सर उसमें हेतु सेवन में जो मतलब मैंने एक्सप्लोर किया, तो सर उसमें है कि एक तो सर वो पेशेंट स्टार्टिंग में पहले हॉस्टल में रही है, 4-5 साल उसका जो स्टडी है वो हॉस्टल में रहा है, तो उस टाइम पे हॉस्टल का खाना वाना खाती थी। बाहर का फूड भी बहुत खाने में रहा है, समोसे, चाट, बर्गर, टिक्की, ये सब रहा है मतलब। और इसके अलावा सर ओट्स खाती थी वो नाश्ते में, कंटिन्यू उसने 1-1.5 साल तक ओट्स ही खाए नाश्ते में, जो अपने मार्केट में ओट्स आते हैं वो बना के खाए सर। और इसके अलावा उसका फ्रिज का चिल्ड पानी पीना, और एसी में रहती है, गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होती है। और सर ये जो 1 साल में जो ज्यादा उसको प्रॉब्लम हुई है, उसमें सर अभी 2-3 साल से उसका सर कंटिन्यू सिटिंग का ज्यादा रहता है। वो आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो सर उसका कंटिन्यू सिटिंग रहता है, जैसे 8 घंटे का, 10 घंटे का, ऐसे भी उसका सिटिंग रहता है। तो सर वो थोड़ा सा स्ट्रेस फैक्टर भी साथ में ऐड है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला थोड़ा सा जो स्ट्रेस रहता है वो भी सर ऐड है उसमें। फैमिली प्रॉब्लम भी थोड़ा सा रहता है, तो वो स्ट्रेस फैक्टर भी है सर। तो और साथ में सर उसको जब भी पीरियड्स होते हैं, उस साथ में ही उसको पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे पीरियड शुरू हुआ उसी ड्यूरेशन में उसको पाइल्स वाला दोनों एक साथ मतलब शुरू हो जाता है। और अभी सर लेटेस्ट उसको मतलब मैंने पिछले दिनों में अंजना मैडम का और इनका सुन के मैं प्लान सोच रही थी करने का। और तो अभी सर मुझे लग रहा था कि उसको आरोग्यवर्धिनी और रजत प्रवर्तनी के बारे में तो अभी डिस्कशन हो ही रहा था, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि वो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। और सर साथ में अभी लेटेस्ट पेशेंट को जो प्रॉब्लम चल रही है सर, उसको 1.5 महीने से उसकी कंप्लेंट ये है कि मुझे दिन भर ऐसा लगता है कि जैसे फीवरिश जैसा है। एग्जैक्ट टेम्परेचर चेक करती है तो सर टेम्परेचर नहीं आता, लेकिन उसका कहना है कि मैं दिन भर मुझे कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं रहती है, मैं स्टडी करने का सोचती हूँ तो स्टडी नहीं हो पाती है, ऐसा पूरी बॉडी वीकनेस रहती है और बॉडी में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है। और नींद का भी सर बीच बीच में इशू रहता है, वो जब भी ऐसा लगता है कि एग्जाम अब पास आ रहा है, टाइम कम बच गया है, तो उनको नींद की भी डिस्टर्बेंस चालू हो जाती है। और सर पीछे 2-2.5-3 महीने पहले उनको चिकन पॉक्स की हिस्ट्री रही है, चिकन पॉक्स हुआ था। और तो चिकन पॉक्स के टाइम पे सर एलोपैथी के लिए मैंने मना कर दिया था, उन्होंने टोटली अपनी आयुर्वेदिक की ली थी, अपना ये प्रीपाठादि वगैरह और ये सब चलाया था मैंने, शारीवा मंजिष्ठा और ये रक्त प्रसादक वाली, तो उसने एलोपैथी कुछ भी नहीं लिया था। तो इस तरह का सर एक केस है। तो अभी सर ठीक ठीक मतलब रूटीन को तो मैं एक तरह से उनको जो तो हेतु सेवन जो था वो मैंने लगभग कम कर दिया है, बट एग्जैक्टली सर अभी उनको क्या प्लान करूं सर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ इस केस में हम लोग तो मैं तो बोल सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर कामिनी मैडम का ओपिनियन लिया जाए। वो मैडम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर कामिनी मैडम जी, आप अगर सुन पा रही हैं तो आप अगर है तो आइए। सर वेट का ऐसा है पेशेंट का कि वेट ऐसा नहीं कह सकते कि सडन इंक्रीज हुआ है, वो सर जिस तरह की एज है, जैसे कि एज वाइज में हल्का फुल्का फर्क पड़ा है कि हल्का वेट गेन हुआ है, बट ऐसे सडनली हम वेट गेन कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। और सर फेशियल हेयर की हिस्ट्री है पेशेंट को, फेशियल हेयर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पहले से भी थे मतलब अभी बढ़ रहे हैं, बाकी सर यूएसजी वगैरह में उनका कुछ नहीं आया है। अब ऐसे केस में डॉक्टर कामिनी मैडम जी का एक्सपर्ट ओपिनियन सब लोग सुनिए। जी सर। जी डॉक्टर कामिनी मैडम जी, प्रणाम आपको, नमस्ते। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैम। ठीक है, नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्कार। कामिनी मैडम। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। तो बताइए मैडम जी। हाँ जी बताइए, क्या ये इरेगुलर पीरियड्स का कुछ केस चल रहा है ना? जी जी मैम, जी मैम। इरेगुलर पीरियड, एज कितना है? रिपीट करूं क्या केस? नहीं नहीं, थोड़ा मैंने सुन लिया, वैसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैम 30 ईयर की पेशेंट है। हाँ, और उनका हाँ सिटिंग का मैम ज्यादा रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है वो। और बाहर वो मैम करीब 3 से 4 साल हो गए उसको। हाँ बट लेकिन प्रॉब्लम कब से शुरू हुई है? प्रॉब्लम मैम लास्ट लॉकडाउन से शुरू हुआ है उनको। फर्स्ट टाइम लास्ट मार्च अप्रैल में उनको फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कंटिन्यू 20 डेज तक ब्लीडिंग चला था। इसको कोविड हुआ था क्या? नहीं ना? नहीं मैम, नहीं मैम। अच्छा, चिकन पॉक्स हुआ है मैम, अभी 2 महीने पहले चिकन पॉक्स की हिस्ट्री है। अच्छा, प्रॉब्लम पीरियड्स की अभी 2 साल से शुरू हुई है। जी मैम। और जब पीरियड्स होते हैं मैम साथ में ही उनको पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
अच्छा अच्छा, मैं सुन रही थी आपका केस वो इरेगुलर पीरियड्स की बता रहे हो ना, तो जी सीधा जी मैम। सीधा ये केस जाता है आपका एनोवुलेटरी साइकिल का। उसको ओव्यूलेशन मतलब मैरिड है वो, अनमैरिड है? नो नो मैम, अनमैरिड है मैम। उनका ऐसा होता है किसी महीने डिलेड भी होता है और किसी महीने में 2 बार रिपीट भी हो जाता है कि अच्छा 15 दिन 30, में ही साइकिल आ जाता है। हाँ 30+ एज है, मैरिज नहीं की है। उसका कुछ कॉज उसको पता है आपको कुछ, क्यों अभी तक मैरिज नहीं किया? नहीं मैम, वो नॉर्मली मतलब उसको करना नहीं है इसलिए उसने नहीं की है। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा हाँ, बाकी कोई ऐसा अच्छा। रीजन नहीं है। हाँ 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 हाँ, हम्म। अच्छा। हाँ तो लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस मिलके उसका ओव्यूलेशन पे इफेक्ट डाला है ना, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन हो गया है इस केस में ना। जी मैम। तो को ओवरी के फंक्शन को रिवाइव करना पड़ेगा, तो उसको पीरियड आ जाएंगे। जैसे ओव्यूलेशन होता है तो उसके जस्ट 2 वीक्स के बाद पीरियड आते हैं ना, वो एक फिजियोलॉजी है। तो जी मैम। इट मीन्स के फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको ओव्यूलेशन ही नहीं हो रही है, तो ओव्यूलेशन कराने के लिए आपको काम करना पड़ेगा इसको। पहले ओरल जी से करिए और बाद में फिर ओरल से नहीं होता है तो थेरापी कुछ कर सकते हो आप इसमें। हम्म। ठीक है ना। और कफ वाला आपको सिम्टम्स लग रहे हैं ना उसमें, वेट अ, गेन वगैरह? नहीं मैम, वेट गेन ऐसा मतलब मेजर नहीं कह सकते हम, नॉर्मल ही है मैडम वेट तो। अच्छा। हाँ 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 थोड़ा उसका लाइफस्टाइल चेंज कराओ ना, जैसे बोलो सिटिंग की हैबिट है और थोड़ा हाँ। जी स्ट्रेस। मैम, मैंने बीच में उनको कहा था कि आपको जैसे सिटिंग करना है तो उनका मैम प्रिपरेशन इस तरह का, तो मैंने कहा था हर घंटे में आप 10 मिनट के लिए वॉक करेंगे, उसके बाद ही बैठना है। हाँ हर घंटे में वॉक कर रहे हैं, और लेकिन मॉर्निंग में उठ के भी 40 मिनट्स ब्रिस्क वॉक जो है वो करानी है उसको। हाँ ठीक जी है। मैम, एक्सरसाइज मैंने पिछले दिनों शुरू की थी मैम, वो कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रही थी। बट हाँ अभी मैम 1 मंथ पहले से उसको ऐसा हो रहा है कि मतलब पूरा दिन उसको ऐसा लगता है कि फीवर जैसा हो गया है। एग्जैक्ट अच्छा टेम्परेचर मेजर नहीं होता है, बट उसको ऐसा लगता है कि पूरा बॉडी एक हो रहा है और कुछ भी करने का स्टेमिना नहीं बचता। तो उस वजह से मैम एक्सरसाइज छूट गई है उसकी, नहीं तो मॉर्निंग में वो योगा कंटिन्यू करती थी। इतना ब्लीडिंग होने के बाद इसका स्टेटस क्या है, एचबी वगैरह का स्टेटस? मैम एचबी उनका नॉर्मली पहले 1-2 बार मैंने रिपीट किया है तो उनका अराउंड 12 रहता है। बट अभी अच्छा। लेटेस्ट जो किया है अभी 1 वीक के अंदर 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 मैंने किया है तो उनका 9 पॉइंट समथिंग है मैडम, हाँ 9.7 आई थिंक। हाँ, तो अभी जो उसको वीकनेस लग रही है वो उसी वजह से हो रही है कि ब्लीडिंग उसका ज्यादा हुआ, तो हीमोग्लोबिन लेवल कम गया ना, तो बल्क क्षय हुआ ना, इसी वजह जी से जी उसको वीकनेस वगैरह तो उसी वजह से हो रही है। जैसे ही आश्रित दर के उपद्रव में है ना कि बल की कमी होती है उसको, है ना, तो उसको जी उसी मैम। वजह से बल कम हुआ है और उस वजह से उसको इरेगुलर पीरियड्स हो गए हैं। सॉरी, जी जी इरेगुलर पीरियड की वजह से ब्लीडिंग हुई है तो ब्लड कम हुआ, इसलिए वीकनेस हो रही है उसको, है ना। जी तो जी आपको मैम। आपको सीधा रक्त पे काम करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली रस पे काम करना पड़ेगा, रस और रक्त पे। ठीक है ना। जी जी मैम। का रस पुष्टि जो है उसकी मेडिसिन दीजिए, पहले दीपन पाचन करके रस औषधि रसवर्धक सारी मेडिसिन दे दो, है ना। थोड़ा डाइटरी हैबिट्स भी उसकी पूछो, क्या हैबिट्स है उसकी। हाँ हाँ मैम, पहले उसका रहा है बाहर के खाने का, रहा है ये अपना स्ट्रीट फूड का बहुत रहा है, लेकिन अभी उसने मैम हाँ थोड़ा सा मतलब स्टॉप कर दिया ऑलमोस्ट अभी कह सकते हैं। अवेलेबल, खैर अभी कोविड का अवेलेबल भी कम हो गया है ना, हाँ तो मैम, इस वजह से मतलब काफी स्टॉप कर दिया अभी तो उसने। हाँ तो नहीं तो, लेकिन पहले वाले जो निदान है उस वजह से ही सारी पैथोलॉजी है, जी तो हो जी जाएगा, मैम। कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 बाय 1 चलो, पहले उसके ये अग्नि पे करिए, रस धातु पे करिए, फिर इसका डाइट लाइफस्टाइल चेंज करो उसका, है ना। जी जी और मैम। साथ में उपद्रव हुए हैं तो थोड़ा बल वर्धक भी देना पड़ेगा, लेकिन अग्नि अगर ठीक हुआ तो देना है जी आपको उसको। ठीक है, उस हिसाब से जी मेडिसिन। अब रहते कहाँ हैं आप, तो उस हिसाब से अवेलेबिलिटी भी होगी ना मेडिसिन की, वो देखनी जी पड़ेगी मैम, ना। मेडिसिन अवेलेबल है। हाँ अभी ठीक मैम है। उनको पिछले दिनों मतलब ऐसे कॉन्स्टिपेशन का तो बीच बीच में रहता ही है, तो मैंने उनको सिंपल गंधर्व हरित की शुरू किया था और अविपत्ति का शुरू किया था, तो उससे हम्म, मैम मोशन तो उनका ठीक चल रहा है अभी, और अच्छा भूख भी सही से लगती है। अच्छा। जी प्रकृति मैम। क्या है उसकी, कफ पित्त क्या आ रही है प्रकृति? डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी, क्या बोला मैम आपने? उसकी प्रकृति क्या देखी आपने पेशेंट में? मैम मुझे तो ठीक ठीक त्रिदोष जी लगती है उसकी। त्रिदोष, पित्त डोमिनेंट लगता है। पित्त डोमिनेंट है, त्रिदोषज है ना। अगर जी जी मैम। पित्त डोमिनेंट है तो फिर अविपत्ति का ठीक दिया है, फिर इसको अविपत्ति कर को ही चलने दो। और जी साथ मैम। में इसको ऐड करो चंद्रप्रभा वट्टी सप्तसार कषाय। ओके मैम। ठीक है ना, सप्तसार कषाय चंद्रप्रभा वट्टी पे डालिए। और दूसरा, इसको कुछ आपको पित्त शमन भी देना पड़ेगा जिससे उसको बल भी आए, जैसे कुष्मांड वगैरह, धात्री लौ है, तप्यादि लौ जी मैम। है, ऐसा जी मैम। कुछ साथ में ऐड कर दीजिए।
बस इसे Okay, थोड़ी सी मेडिसिन से चलिए आप, और फिर उसका बल थोड़ा आता है, फिर देखिए क्या आता है। ठीक है जी 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 मैम। और मैम मैं नस्से भी सोच रही थी कि नस्से भी शुरू करना चाहिए ना उनका, क्योंकि हाँ, मैम बीच बीच में ना उनका नींद ऐसे, क्योंकि मैम जो मैंने बताया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर बीच बीच में आता रहता है, हाँ, तो नींद उनकी डिस्टर्ब हो जाती है फिर। उसको फिर नशे की बजाय शिरोधारा पे करो ना। और मैम एक्चुअली वो IAS और इन ब्लीडिंग लोगों के लिए ना टाइम का बड़ा इशू है मैम अभी। ब्लीडिंग नहीं हो तो शिरो पिच्चू करा दो फिर उसका। ओके मैम। ठीक है ना, शिरोधारा के लिए नहीं टाइम, तो शिरो पिच्चू करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम। तो मतलब अभी आपको पता तो चल गया ना कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है, स्ट्रेस फैक्टर है, लाइफस्टाइल। जी ठीक जी है, जी मैम। संप्राप्ति ऐसे निदान है, इसका लाइफस्टाइल फैक्टर है, स्ट्रेस फैक्टर है, दोनों ही है। दोनों की कफ पित्त दूषित हुआ, कफ पित्त दूष होके रस रक्त दुष्टि होके, तो उसमें बीज दुष्टि होके ये पीरियड प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, संप्राप्ति तो आपकी होगी, फिर आपको संप्राप्ति ब्रेक करनी है। ठीक है, और मैम मदर को मैम थायराइड और अस्थमा की हिस्ट्री है। अच्छा कोई बात नहीं, वो तो है ना, मदर को है, इनको तो नहीं है ना अभी। नहीं मैम, थायराइड मैंने पीछे करवाया था, इनको नहीं था। हाँ बस ठीक है, संप्राप्ति तो आपकी क्लियर हो गई कि पेशेंट की जो है, और आपको संप्राप्ति विघटन भी मैंने बता दिया ऐसे। अब ड्रग ऑफ चॉइस आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, जी जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सभी लोगों को। अभी सेशन बंद करने का टाइम आ गया। वैद्य सरोज मिश्रा जी, आपने गूगल फॉर्म भरा क्या सितंबर का? कृपया गूगल फॉर्म भर के और आप आ जाइए हमारे ग्रुप में। ठीक है सर, मैं आता हूँ उसमें। आप मुझे फॉर्म मैसेज करिए, मैं आपको गूगल फॉर्म दे देता हूँ, आप ग्रुप में आ जाइए कृपया। सर मेरे को भी फॉर्म भेज दीजिए। आप मुझे मैसेज, आपको भेज दिया सर त्यागी सर, आप व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पे भेजा ना? हाँ हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। यू। भी गूगल फॉर्म चाहिए मुझे मैसेज करिए, मैं उसमें भेज देता हूँ। ठीक है, तो हम अब हम आज सेशन बंद करते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छा सेशन हुआ आज का, थैंक यू। कल मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।